आज इतिहास शुरू करेंगे, उसमें भी मेवाड़ राजवंश शुरू करें। हाँ, मेवाड़ राजवंश शुरू करेंगे। सोनू सैनी, राम राम, जितेंद्र गुरुजी, मॉडर्न हिस्ट्री कराओ, ज़्यादा पर्सन वहीं से आते हैं। देखो आपके क्या है कि आज शुरू मॉडर्न हिस्ट्री होनी थी आपकी, लेकिन ध्यान देना, सुनिए मेरी बात, आप शांत रहें थोड़ा सा। आपका क्या आधुनिक राजस्थान का इतिहास है वो शुरू करना था आधुनिक, लेकिन क्या है कि भाई जो आपका जो टेस्ट शेड्यूल है ना, और इसमें क्या है कि टेस्ट शेड्यूल के हिसाब से सर करें, टेस्ट शेड्यूल के हिसाब से है ना, ये आपका होना चाहिए कि बच्चों का जो ये पेपर में शेड्यूल में जो टॉपिक आए वो पहले हो। ठीक है, और आपके टेस्ट शेड्यूल में ज्योग्राफी के बाद में हिस्ट्री शुरू हो रही है। ठीक है, और ज्योग्राफी के बाद में हिस्ट्री है वो आपके राजवंश से शुरू हो रही है। कहाँ से शुरू हो रही है? राजवंश से। कहाँ से? राजवंश से। तो पहले अपने को राजवंश वाला टॉपिक है वो पहले लेना होगा, उसके बाद में शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपने को आगे चलना है। ठीक है, 1857 की क्रांति पढ़ाने वाले थे ना सर? हाँ, बनवारी पढ़ाने वाले था, लेकिन थोड़ा सा मैंने अभी बताया चेंज इसलिए किया इसमें। राकेश बैरवा, गुड मॉर्निंग। संजय गुजर, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ एक, हाँ क्या चीज़? राजस्थान में अरावली श्रृंखला का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और यहाँ पे क्या है? हाँ, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। हाँ, क्या दिक्कत है? हाँ कर सकते हैं, इसमें अगर यहाँ लिखा होता ना आपको दक्षिण पश्चिम कहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा तो फिर ये मानेंगे। आपको राजस्थान को कितने उपक्षेत्रों में बांटा गया है, किसका भू आकृतिक दृष्टि से? मैं बता दूंगा, अभी 11 में है। ठीक है, ये सही है आपका। ये इसके पीछे का कारण है, कई बच्चों को डाउट हो रहा है। देखो यहाँ पर अगर जिला होता ना, तो जिला होता तो जैसलमेर, जैसलमेर नहीं है तो जोधपुर वगैरह करते हैं। ठीक है, यहाँ पे शहर पूछा है, क्या पूछा है? शहर, तो इसमें ये रहेगा। ठीक है, वीरेंद्र, वेरी गुड मॉर्निंग। कन्हैया लाल, राधे राधे। अनिल, राम राम। हजारी लाल, राम राम। राजेश, गुड मॉर्निंग। आर्यन सिंह, गुड मॉर्निंग। उत्तर पूर्व में राजस्थान में चलने वाली है, पूर्व की, पूर्व दिशा में चलने वाली, पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में तो पछुआ चलेगी ना। इसमें पूर्व दिशा से नहीं होता, देखो इसमें से और यहाँ पर मैं पूछा है, इसका थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ इसका। देखो, हाँ, ओम प्रकाश कल क्लास नहीं थी। हाँ, कल क्लास नहीं थी, कल यूट्यूब पे क्लास थी। ठीक है, जल्दी करो जल्दी करो, अपने फिर वापस क्लास में भी जाना है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी है विवेकानंद, विश्वेंद्र, वेरी गुड मॉर्निंग। दिनेश, वेरी गुड मॉर्निंग। नेहा और आहारी, कहाँ से? आहारी डूंगरपुर से लग रहे हैं। गुड मॉर्निंग नेहा। ठीक है, अभिषेक, कुलहरी, कुलहरी आप भी साउथ राजस्थान से, वेरी गुड मॉर्निंग। इंद्राज, वेरी गुड मॉर्निंग। गोविंद, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र सर, मैंने बुक ऑर्डर की थी 28 तारीख को, अभी तक आई नहीं। आ जाएगी आ जाएगी पिंकू, बुक कब तक आ जाएगी? आ जाएगी, बहुत जल्दी से ऊपर जा रहे हैं मैसेज। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अनिल, गुड मॉर्निंग। बलवीर, वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे। राकेश मीणा, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, बताओ बताओ क्या चीज़? हाँ हाँ, पश्चिमी राजस्थान का ये बता देंगे। इसमें आपका एक ये इसमें नहीं नहीं, 1,75,000 अपन करते हैं इसका। ठीक है, लेकिन अभी जो इसका जो मान रहे हैं ना, कुल क्षेत्रफल की अगर मानते हैं तो आपका जाएगा 23 के आसपास जाता है। इसमें 21 है। हाँ, वो 23 के, हाँ पहले अभी बढ़ गया ना, पहले तो ये था। ठीक है, और अभी जो है वो 23 के आसपास है, 23 कुछ करके है आपका आंकड़ा। मैं लिखवा दूंगा इसको नोट करके। हाँ, श्रावण जोशी, गुड मॉर्निंग। खुशी, खुशी राम, गुड मॉर्निंग। सोनू, राम राम। ठीक है, शिवलाल, गुड मॉर्निंग। जय जम्बेश्वर, मयंक, मनक, ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री राम। कहाँ जाओगे, क्या कर? हाँ हाँ, उसके लिए कितना पेज छोड़ना है? इसका लिए नया रजिस्टर डालो। कितने पेज भर गए आपके भाई? उसमें बचा है, उसमें पेज कितना बचा? इसको, इनको, इनका पेज देख लो जो लिखे है ना, जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने लिखा है उसको पूछिए, वो बता देंगे। ठीक है, अब शांत हो जाइए सभी। ठीक है, आज अपन राजस्थान का इतिहास वाला पार्ट है वो शुरू करेंगे। राजस्थान का इतिहास, ठीक है। ठीक है, और राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले जो हमें शुरू करना है वो क्या करेंगे? हम राजवंश को शुरू करेंगे। ठीक है, हाँ अनिल, ज्योग्राफी पूरी होगी। अगर कुछ लग रहा है आपको कोई टॉपिक खाली नहीं है तो आप बता देना, करवा देंगे वो भी। देवेंद्र, नमस्ते। कैलाश, गुड मॉर्निंग। बलवीर, राधे राधे। कृष्ण, कैलाश, कैलाश भाकर है एक तो, गुड मॉर्निंग। और एक कृष्ण कुमार हैं, गुड मॉर्निंग। राकेश, कौन सा टॉपिक बता रहे हैं? देवगिरी, गिरी, राम राम। रविंद्र वर्मा, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। इधर आ जाइए। सबसे पहले हमें जो शुरू करना है मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ राजवंश, या आप कहेंगे सर मेवाड़ रियासत। एक मिनट शांत हो जाइए, मैं कुछ, ठीक है, क्लास, ये पेपर हो गया इनकी, जिनकी बच रही है ओमार लेके जल्दी कीजिए, शोर शराबा हो रहा है, जल्दी से इनके, जिनका हो गया ना वो ओमार ले लीजिए इनके। जिसका हुआ नहीं हुआ ओमार जमा करवा दे और शांति से बैठ जाए अभी, है ना, पेपर हो गया बस आप बैठो वहीं पे ले लेंगे, जिसका है जो ओमार जमा करवा दे। अब ओ एम आर है वो,
धीरे धीरे पढ़ाना, ठीक है अजीत, धीरे पढ़ेंगे। हाँ अनिल, जिनका जो बाद में जो ज्वाइन हुए हैं उनका वापस वो होगा, जो जो टॉपिक रहे उनका वापस कराएंगे अनिल। जो बच्चे बाद में बैठे हैं ऐड हुए उनका वापस होगा, उनका जो जो बच्चे। हाँ हाँ, लो बाहर हैं जितने भी विद्यार्थी सब आ जाएं और बैठे आराम से शांति से। अब शांत रहें। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, अभी एक बार बता दे रहा हूं, क्योंकि आपका जो टेस्ट वाला है, टेस्ट शेड्यूल है आपका, टेस्ट शेड्यूल में जो टॉपिक पहले आएंगे, जो टॉपिक पहले आएंगे वो टॉपिक हमें पहले करने हैं। तो आपका मेवाड़ राजवंश है, उनसे आपके टेस्ट सीरीज में जैसे ज्योग्राफी का पार्ट शुरू होगा तो उसमें राजस्थान का कोई पार्ट ऐड होगा, तो हिस्ट्री का पार्ट शुरू होगा और उसमें भी आपके राजवंश वाला पार्ट पहले आएगा, जो आपके पास में शेड्यूल आपको मिला होगा। आवाज़ एसी चलवाना है भाई, एसी चलवाना क्या है, ठीक है। जनसंख्या पार्ट है सरजीत, ठीक है जनसंख्या करवा देंगे सरजीत आपको। अब शांत हो जाइए। देखो मेरी बात सुनो, ज्योग्राफी में आप जो पेज छोड़ेंगे 10 से 15 पेज छोड़ेंगे, 10 से 15 पेज छोड़ेंगे। उसके पीछे का कारण है इकोनॉमी सर्वे का जो पार्ट मैं कराऊंगा एग्रीकल्चर वाला, ठीक है। साथ साथ में इंडस्ट्री का जो द्वितीय क्षेत्र वाला पार्ट करवाऊंगा उसके लिए। उसके साथ साथ में कुछ बिंदु जो करंट के होंगे वो भी ऐड करेंगे। तो 10 से 15 पेज आप खाली छोड़ेंगे, खड़े वाले। हाँ हाँ, ज्योग्राफी का जितना, हाँ जो शुरू से आए हैं उनको सभी जितना टॉपिक हुआ है, उसके बाद में 10 पेज छोड़ेंगे। एक तो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है और एक आपका इंडस्ट्री वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसके लिए। अब उसके बाद में हेडिंग डालें। अब बातें कोई नहीं करेगा, ठीक है। बातें करते हुए कोई मिल गया तो पूरी क्लास में खड़ा होकर फिर क्लास लेनी पड़ेगी। ज्योग्राफी जहाँ पे खत्म हुई ना उसमें छोड़ना, नए रजिस्टर में नहीं छोड़ना, नहीं नहीं नए में नहीं छोड़ना। किस में? इतिहास में क्या क्या आएगा? अब शांत हो जाइए थोड़ा सा। देखो इतिहास की अगर बात करते हैं तो एक तो हमें क्या है, सभ्यता वाला पार्ट करना है, राजस्थान की सभ्यता। एक हमें जैसे राजवंश वाला जो पार्ट है वो राजवंश करना है, ठीक है। राजवंश के बाद में जितने भी अभिलेख हैं आपके, अभिलेख हैं और शिलालेख हैं, शिलालेख हैं या आप कहें सर स्तंभ लेख हैं या सिक्के हैं, जो सिक्कों पर जो अंकन है वो बड़ा पार्ट करना है। उसके बाद में आप कहेंगे राजवंशों की भी बात करते हो, आपको सबको पता है मेवाड़ है, मारवाड़ है, आपका कछवा वंश है। उसके बाद में राठौड़ का वंश बीकानेर का अलग है, जैसलमेर का है, भाटी वंश है। उसके बाद में जाट वंश है, प्रतिहार वंश है, परमार वंश है, सोलंकी वंश है, ठीक है। देवड़ा वाटी वाले जो देवड़ा हैं, इनके बारे में सारे के सारे राजवंश। सबसे बड़ा जो टॉपिक है आपका यही है, सबसे बड़ा टॉपिक कौन सा? राजवंशों का। उसके बाद में आपका जो आ जाता है कि भाई आपका 1857 की क्रांति, ठीक है, क्रांति है वो देखेंगे। उसके साथ साथ में आप देखेंगे कि भाई जो राजस्थान में जो सुधार हैं या आपके जितने भी संघ बने हैं या आप कहें जितनी भी संस्था बनी हैं उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। जो राजस्थान में विभिन्न प्रकार के सुधार किए हैं सामाजिक और राजनीतिक स्तर, या आप कह सकते हैं कि सर सामाजिक व राजनीतिक संस्थाएं, सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्था हैं उनके बारे में, ठीक है। सुधार आंदोलन भी आप इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद में आप कहेंगे सर जो हमारे किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन है उसको देखेंगे। किसान के बाद में आप कहेंगे सर जनजातीय आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन है वो पार्ट इसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप कहेंगे तो सर समाचार पत्र हैं, समाचार पत्र वाला पार्ट इसमें शामिल हो जाएगा। उसके बाद में प्रजामंडल आंदोलन का पार्ट है आपका, प्रजामंडल आंदोलन है वो हमें इसमें देखना है। एकीकरण है हमारा, क्या है, राजस्थान का जो एकीकरण वाला जो पार्ट है वो भी हमें क्या है इसी के अंतर्गत देखना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक जब जाके होंगे तब है आधुनिक भारत, यहाँ से शुरू हो जाता है। आधुनिक भारत 1857 की क्रांति या उससे पहले आप कहेंगे कि ब्रिटिश सुधार या ब्रिटिश आगमन है, ठीक है। उसके बाद में जैसे 1857 की क्रांति में ही हम देखेंगे तो विभिन्न प्रकार की जो सहायक संधियाँ हैं, सहायक संधियाँ हैं, और सहायक संधियाँ में सबसे पहले किस रियासत ने सहायक संधि की, सबसे लास्ट में किसने की, ठीक है, कब कब की, सर्वाधिक कब हुई, ये सारा का सारा। और इसी सहायक संधियों के बाद में आगे का जो सारा पार्ट है वो क्या आपका आधुनिक भारत में जुड़ता है, ठीक है। और ये ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाले भाग में सबसे बड़ा जो पार्ट है बस ये एक राजवंश वाला है। ये राजवंश के अलावा प्राचीन भारत में कुछ नहीं है। मिडाइवल के में मध्यकालीन भारत में मुगल
जो राजपूत संबंध है, मिडाइवल का एक पार्ट आता है मध्यकालीन भारत का, उसमें हमें देखना है मुगल राजपूत संबंध, उसको अलग से नहीं देखेंगे। उसमें जैसे राजवंश पढ़ेंगे ना, तो उसी में जैसे हम देखेंगे, जब कछवा वंश पढ़ेंगे तो उसी में जब हम भारमल को पढ़ेंगे तो उसमें कहेंगे सबसे पहले मुगल राजपूत संबंध किनके द्वारा, इन्हीं के द्वारा शुरू किए गए। पहला मुगल राजपूत विवाह है हरखाबाई के साथ में 1562 में आपकी सांबर झील के पास में, कछवा वंश के द्वारा ही शुरू किया गया। तो ये सारे के सारी चीज़ें हैं, इस हिसाब से आपके चलेंगे। ठीक है, पहले हम आधुनिक भारत शुरू करने वाले थे, लेकिन आपके टेस्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो पहले आपका आता है पार्ट वो कौन सा आता है, एंशिएंट राजस्थान का। ठीक है, और इसीलिए आज जो टॉपिक हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो कौन सा है, ठीक है, राजस्थान का एकीकरण पढ़ाओ। एकीकरण सब भी पढ़ेंगे, अपने को देखो पढ़ना अपने को ही है सारा का सारा, राष्ट्रीय आंदोलन है से हमें छोड़ने। हाँ, जो भी ऑनलाइन वाले विद्यार्थी हैं उनको भी छोड़ने हैं, जितना इन्होंने नोट्स बनाए हैं, जहाँ पे ज्योग्राफी का पार्ट खत्म हुआ उसके बाद में 10 से 15 पेज आप छोड़ेंगे, उसमें वह पार्ट होगा जो आपका इकोनॉमी सर्वे से जुड़ा होगा। ठीक है, चलिए, प्रमुख व्यक्तित्व। हाँ बिल्कुल, देखो प्रमुख व्यक्तित्व, देखिए मेरी बात सुनिए, आपके टॉपिक जुड़ जाता है प्रमुख व्यक्तित्व। देखो प्रमुख व्यक्तित्व, अब ध्यान देना, इन प्रमुख व्यक्तित्व की अगर बात करोगे, जब तक आपका इतिहास का पार्ट पूरा होता है तो प्रमुख व्यक्तित्व आप वैसे ही जान चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई देखो 1857 की क्रांति के नेतृत्व करने वाले जो प्रमुख नेतृत्व थे, ठीक है, जो ठाकुर, जो कुशाल सिंह वगैरह हैं और आएंगे, ये सारे के सारे प्रमुख व्यक्तित्व में। उसके बाद में आप जब सुधार आंदोलन पढ़ेंगे तो इसमें भी बहुत सारे आप पढ़ेंगे भाई, आपका सती प्रथा के लेकर या पुनर्विवाह को लेकर किसके द्वारा कौन से सुधार किए गए, कन्यावध है और आपका जो डाकन प्रथा वगैरह है। उसके बाद में आप कहेंगे सर जितने भी संघ हैं, जैसे राजस्थान सेवा संघ है, उसके संस्थापक कौन है, और आगे जितने भी समाचार पत्र हैं, जैसे विजय सिंह पथिकने, रामनारायण चौधरी हैं। वहीं पर आप देखेंगे जो प्रजामंडल आंदोलन में, जितने भी प्रजामंडल आंदोलन में है, ठीक है, अर्जुन लाल सेठी हैं, आपके भोगीलाल पांड्या को देखेंगे, सागरमल गोपा को देखेंगे, हैं, ये सारे के सारे एकीकरण में भी प्रमुख व्यक्तित्व है। तो कहने का मतलब जब तक ये समाचार पत्र निकलेंगे तो वहाँ पर भी प्रमुख व्यक्तित्व है। जब तक आप इतिहास का पार्ट पूरा होता है तो प्रमुख व्यक्तित्व है, जिन पे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे तो आप पहले जान चुके होते हैं। तो अलग से कोई टॉपिक करने का वो टॉपिक डाल रखा है, पर अलग से टॉपिक मेरे हिसाब से करने की आवश्यकता होती नहीं है। ठीक है, क्योंकि इससे सारे के सारे पहले आप जान चुके होंगे। ठीक है, चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो हमें इतिहास का जो शुरू करना है वो मेवाड़ वंश करना है। तो आज हेडिंग डाले मेवाड़ राजवंश, मेवाड़ राजवंश। सभी राजवंशों में अगर सबसे बड़ा कोई राजवंश है तो कौन सा, मेवाड़ राजवंश। ठीक है, तो ध्यान रखना, मेवाड़ राजवंश की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई मेवाड़ है, मेवाड़ जो शब्द है, मेवाड़ जो शब्द है इसके संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो मेवाड़ में इसके अगर प्राचीन नामों की अगर बात करते हैं हम, प्राचीन नाम है वो क्या, किस नाम से जाना जाता था। अब प्राचीन नाम की भी अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसी मेवाड़ को प्राचीन नाम क्या था, मेदपाट, मेदपाट या प्रागवाट भी कहा जाता था। क्या है, प्रागवाट, इसी को आप क्या कहते थे, मेदपाट के नाम से और प्रागवाट के नाम से जानते थे, पहले समझ लीजिए। लेकिन अगर आपसे कहा कि भाई इसका महाभारत काल, महाभारतकालीन शब्द है, महाभारतकालीन समय में, समय इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, तो आप कहेंगे आपने नाम सुना होगा सीवी जनपद। पहले आपने देखो मत्स्य जनपद है, शोरसेन जनपद था, सीवी जनपद है, अलग अलग आप जनपद का नाम सुनते हैं। ठीक है, मत्स्य जनपद वही, ठीक है, तो उसी समय इसका जो नाम था वो क्या, किस नाम से जाना जाता, सीवी जनपद के नाम से। पहले समझ लीजिए आप किस नाम से जाना जाता था, सीवी जनपद। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सीवी जनपद का संबंध कहाँ से है, तो आप कहेंगे मेवाड़ से। कहाँ से है, मेवाड़ से। ठीक है, सीवी जनपद का संबंध है कहाँ से, मेवाड़ से। और यहीं पर अगर पूछ लिया जाए कि सीवी जनपद की इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी काफ़ी बार पूछता है आपको, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन मिल जाता है कि सीवी जनपद है उसकी राजधानी क्या थी, तो आप कहेंगे सर सीवी जनपद की राजधानी की अगर बात करते हैं तो मध्यमिका या आपने नगरी का नाम सुना होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे सर इसकी जो नाम है, इसकी राजधानी है वो क्या है, मध्यमिका, मध्यमिका, या उसी को आप कहें नगरी के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, नगरी। ठीक है, या तो आप उसे क्या कहेंगे, मध्यमिका, ठीक है, या फिर आप उसे क्या कहेंगे, नगरी के नाम से जानेंगे। ठीक है, उसके बाद में एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि भाई यहाँ पर प्रारंभिक शासन किसका था, प्रारंभिक शासन है किस राजवंश का था, किस राजवंश का था। क्या आपसे पूछ लिया जाए क्या मेवाड़ में शुरू से ही आपके ये राणा शाखा, सिसोदिया शाखा ये थी, या गोहिल शाखा है, ध्यान रखना। आप कहेंगे सर इनसे भी, आपने मान मौर्य का नाम सुना होगा या चित्रांगद मौर्य का नाम सुना हो, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मेवाड़ आपका चित्तौड़गढ़ का किला है, उसका निर्माण किसने किया, तो चित्रांगद मौर्य का नाम आता है, लास्ट में क्या लिखते हो, चित्रांगद मौर्य या चित्रांग मौर्य भी लिखा होता है।
या फिर आपको पता है कि भाई आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपके गोहिलादित्य हैं या काल भोज का हम जिक्र करते हैं, काल भोज का आपने नाम सुना है, तो आपको जाता है कि काल भोज ने भाई किसको पराजित कर कर मेवाड़ पर विजय प्राप्त की, तो वहाँ पर एक शब्द आता मान मौर्य या मान मौर्य। तो आप कहेंगे कि मेवाड़ है, मेवाड़ के जो राजवंश आया था उससे पहले भी अगर, ठीक है, उससे पहले भी अगर हम बात करें कि भाई आपका यहाँ पर कौन सा राजवंश था, तो आप कहेंगे सर मौर्य, मौर्य राजवंश, मौर्य राजवंश है। सबसे प्रारंभिक इस पर कोई शासन किसी का था तो मौर्य राजवंश का था। किसका? मौर्य राजवंश का। और यहाँ पर अगर कहेंगे सर इस रियासत की अगर बात करते हैं, यहाँ पर जो रियासत है, जो रियासत है यहाँ पर, जो रियासत का जो नाम था, इस रियासत की अगर बात करते हैं तो इसे क्या है, मेवाड़ रियासत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़, मेवाड़ रियासत। और मेवाड़ रियासत है, इसके संदर्भ में भी दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि भाई एक तो पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है, प्राचीनतम रियासत, क्योंकि आप अलग अलग देखें ना रियासत, जैसे मेवाड़ रियासत अलग है, मारवाड़ अलग है, आमेर का अलग है, कछवाहा रियासत का इनका, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जितनी भी रियासत हैं, और उसमें भी देखो आप जब पढ़ते हैं एकीकरण पढ़ते हैं ना, एकीकरण में आप कहते हैं 19 रियासत और कितने ठिकाने हैं, 3 ठिकाने। तो कहने का मतलब राजस्थान में टोटल रियासतें कितनी, 19 थी, और इन 19 में भी सबसे प्राचीन रियासत की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी? मेवाड़ रियासत। तो आप कहेंगे सर ये जो मेवाड़ रियासत में, इसमें दो क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं, एक तो है सबसे प्राचीन रियासत राजस्थान की, एक तो क्या है राजस्थान की, राजस्थान की सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन रियासत है। एक बात करें दूसरी कि भाई इस रियासत का विस्तार कहाँ कहाँ है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, विस्तार पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? विस्तार पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि अगर आपसे सामान्य से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेवाड़ रियासत में शामिल नहीं था, मेवाड़ रियासत में शामिल नहीं है या नहीं था उस समय, ठीक है, तो आपको पहला दे दिया उदयपुर, दूसरा दे दिया आपको आपका राजसमंद, राजसमंद, तीसरा दे दिया आपको बांसवाड़ा, चौथा दे दिया आपको चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, ठीक है। अब ध्यान देना, अब इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि कौन सा शामिल नहीं था, ऐसा साधारण सा क्वेश्चन पूछ लेगा, क्योंकि ध्यान रखना उस समय डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, और प्रतापगढ़ का पार्ट तो पहले भी इसी में शामिल था, ठीक है, कुछ पार्ट उदयपुर में शामिल था, क्योंकि प्रतापगढ़ को हमने बनाया तो हमने थोड़ा सा भाग तो किसका लिया, बांसवाड़ा का, थोड़ा सा उदयपुर का, थोड़ा सा ऊपर की तरफ से हमने भीलवाड़ा वगैरह का इनका पार्ट मिला करके है अलग से बनाया इसको। पहले इसका स्वतंत्र अस्तित्व था ही नहीं था प्रतापगढ़ का, ठीक है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों इस रियासत में शामिल नहीं थे, पहले तो ये ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि कईयों को लगता है दक्षिण भारत की सारी रियासत किसकी थी, मेवाड़ रियासत, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना मेवाड़ रियासत के विस्तार की अगर बात करें तो आप कहेंगे सर मेवाड़ रियासत का जो विस्तार था वो कहाँ कहाँ, एक तो आप कहेंगे सर कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में, कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ के बाद में आपको देखो कुंभलगढ़ का दुर्ग है, इसके अधिकार क्षेत्र में था, इसी मेवाड़ रियासत के, तो वहाँ पर भी देखो कहाँ पर है कुंभलगढ़ आपका, राजसमंद में, कहाँ पे था, राजसमंद में, ठीक है। राजसमंद के अलावा आप कहेंगे सर जो भीलवाड़ा का जो पार्ट है, भीलवाड़ा का जो पार्ट है वो भी इसमें शामिल था, एक उदयपुर था वो भी इसमें शामिल था, और ध्यान रखना उदयपुर से ही आपने किसको अलग किया है, सलूम्बर को, तो ये भी आप किस में शामिल हो जाएगा, यहीं पर। तो विस्तार की अगर बात करते हैं कि मेवाड़ रियासत है उसका विस्तार कहाँ का, तो आप कहेंगे सर चित्तौड़गढ़, राजसमंद, आपका राजसमंद के बाद भीलवाड़ा, उदयपुर और आपका सलूम्बर वाला क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलेगा। इतनी बात क्लियर। उसके साथ साथ में आप इसका आंसर तो आप क्या कह देंगे सर, बांसवाड़ा नहीं होगा। उसके साथ में कुछ और अगर करें कि भाई दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई इनकी जो कुल देवी है वो किसे माना जाता है, मेवाड़ राजवंश है उनकी कुल देवी के ऊपर सीधा सा क्वेश्चन पूछता है, तो आप कहेंगे सर बाण माता को। किसको मानता है? इन के कुल देवी की अगर बात करते हैं कि इन वंश की कुल देवी है, कुल देवी की जब आप बात करते हैं तो आप कहेंगे सर कुल देवी क्या है इनकी, बाण माता। किसकी? मेवाड़ राजवंश के। मौर्य तो चले गए पहले, मौर्यों की नहीं, मेवाड़, मेवाड़ के राणा और जो सिसोदिया शाखाएं जो आएंगे ना उनकी, हाँ ठीक है। और कुल देवता की अगर बात करें तो कुल देवता कौन, कुल देवता की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर कुल देवता एकलिंग जी। कौन है? एक लिंग जी। क्योंकि आपको पता है एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि मेवाड़ के जो शासक हैं, जितने भी शासक रहे हैं, वो अपने आप को किसका दीवान मानते हैं? एक लिंग जी का। तो कहने का मतलब है कि मेवाड़ के शासक हैं, आप कहेंगे सर मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक स्वयं को एक लिंग जी का, एक लिंग जी का दीवान मानते हैं,
दीवान मानते। कहने का मतलब वो कहते हैं कि हम खुद शासक नहीं है, किसके, हम तो शासक तो कौन है, एक लिंग जी है, हम तो उसके दीवान हैं, उनके दीवान है मतलब उनके नीचे किया कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। ठीक है, एक बार आप इतना सा नोट कर लीजिए, उसके बाद में आगे चलते हैं। ठीक है, जब तक मैं इधर देख लेता हूँ बच्चों का क्या कह रहे हैं। शिवी जनपद के आगे क्या लिखा है, शिवी जनपद के आगे इसकी राजधानियाँ लिखी है। अच्छा राजस्थान लिख दिया कि राजधानी, ये राजधानी करो भाई, राजस्थान लिखा गया है यहाँ पर, इसकी राजधानी है, राजधानी, इसकी राजधानी है, गलती से लिखा गया राजस्थान हो। ठीक है, इसका राजस्थान थोड़ी होगा, राजस्थान में तो आप हो। अनिल, हाँ हाँ, अभी नहीं है। देखो प्रतापगढ़ की, देखो मेरी बात सुनिए, प्रतापगढ़ की अगर बात करते हैं तो उस समय क्या है कि भाई एक रियासत थी ना इसकी, जो भीलवाड़ा के अंतर्गत आती थी। देखो मैं बता दे रहा हूँ, प्रतापगढ़ की अगर बात करते हैं ना, प्रतापगढ़ की अगर बात करते हैं, प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ पूरा क्षेत्र नहीं आता। प्रतापगढ़ से एक क्षेत्र आपने किसे लिया, बांसवाड़ा से, किसे लिया, बांसवाड़ा से। एक पार्ट आपने लिया कहाँ से, उदयपुर से, और एक पार्ट आपने किसे लिया, आपका भीलवाड़ा से। ठीक है, तो बांसवाड़ा पाला पार्ट इसमें शामिल नहीं होता था, इसका उदयपुर का और जो भीलवाड़ा का कुछ भाग होता था वो जो इसमें शामिल किया गया है वो किस में आ रहा है। तो देखो यहाँ पर भी आप कहेंगे सर भीलवाड़ा और उदयपुर है, किसका भाग था पहले, मेवाड़ का, समझ रहे हैं। तो उस समय जो ये वर्तमान प्रतापगढ़ में जो आपका उदयपुर का और जो आपका भीलवाड़ा का जो कोई पार्ट पड़ता है वो उस समय किस में शामिल होता था, मेवाड़ में। वी नेहा प्रजापति, राधे राधे। अनिल कुलदेवी, आपकी बाण माता देवता एकलिंग जी, बिल्कुल बड़ोपल से राम राम, घग्गर नदी के उफान पर है। बिल्कुल अभी फिलहाल सभी नदियां उफान पर हैं, और बारिश का मौसम है तो भाई घर से बाहर कम निकलें। अनिल मौर्य को कब हराया, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए अनिल, सारा आएगा, अभी तो शुरू किया है, आते ही कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं आप, अभी तो चलने दीजिए टॉपिक को, शुरुआत है अभी। शीलू फौजी गुड मॉर्निंग। ठीक है, कमलेश प्रजापत, सर मेवाड़ के बाद कौन सा राजवंश पढ़ाओगे अभी मेवाड़ तो शुरू हुआ है, एक बार ये तो पूरा होने दीजिए, अभी तक तो सब कुछ ऊपर से निकल गया। वेरी गुड मॉर्निंग है आप, हाँ आ गई ना बाजार में टाइम कितना भी ले लो सर, ठीक है बनवारी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश रहेगी। मृत नदी जिंदा हो गई, हाँ बिल्कुल मृत नदी जिंदा हो गई। हाँ नहीं, मोहन तो नैन्सी क्या है, अभी करवाएंगे उसमें किसने क्या माना है। आपका जिया चोजा ने जैसे इनको क्या है, सूर्यवंशी माना है। ठीक है, वहीं आप कहेंगे जनरल जेम्स टोड ने इनको शिलादित्य, जो आपके वल्लभी के जो शासक शिलादित्य है उनको माना है। अबुल फजल कहेंगे वो क्या है, ईरान के एक शासक है आपके, कौन है, नौशेखा। ठीक है, उनके वंशज बताएंगे, करेंगे आगे, लिखेंगे सारा एक। क्या बता, हाँ गुहिलोत, गुहिलोत इसके बाद आएंगे ना, मौर्य गुहिल, गुहिल वंश क्या होता है, गुहिलोतों से तो गुहिल वंश बनेगा ना। गुहिल वंश तो खुद क्या है, मेवाड़ वंश का शासक है ना, मेवाड़ तो बाद में आएगा, गुहिल वंश तो बाद में आएगा, उससे पहले तो कौन है आपके, मौर्य वंश है। हाँ कणव, हाँ वो तो है ही। देखो इसमें ध्यान रखना, इसकी अगर बात करते हैं अपन, किसकी बात करें, मेवाड़ की, तो मेवाड़ से पहले वाले वंश की अपने को देखना है, उससे आगे नहीं जाना अपने को। राम सिंह को बोलो गुरुजी सही करे, क्या सही करना है भाई, क्या बोल रहा है भाई राम सिंह तेरे को, इतना तो भाई मेरे को नहीं जानते जितना राम सिंह को जान रहे हो। हैं हैं हैं, हाँ ये बात तो सही है भाई, मैं 2 घंटे 6 घंटे ये आते हैं। सर डूंगरपुर बुक स्टोर जीके वाली किताब मिलेगी क्या, एक बार उसको देखना पड़ेगा, मेरे हिसाब से मिल जाएगी आपको, मॉडर्न हिस्ट्री। देवगिरी मैंने पहले ही बताया, अभी क्लास शुरू हुई मैंने पूरा इसके बारे में बताया था, क्या कारण था क्या नहीं है।
हाँ हाँ हाँ। नगरी को मध्यमिका, माध्यमिका, माध्यमिका भी बोल देते हैं, मध्यमिका भी बोल देते हैं। हाँ रोक रोक की जाट। अब ध्यान देना, सुनिए मेरी बात। अब अगर पूछ लिया जाए कि भाई ये मेवाड़ वंश है, मेवाड़ वंश है, मेवाड़ वंश है, अपने को, अपने को किस वंश का मानते हैं? अपने को रघुवंशी माना, रघुवंशी माना। इनका मानना है कि ये रघुवंशी यानी क्या है, भगवान राम के वंशज हैं, उनको माना है। ठीक है। और अगर बात करें कि मेवाड़ में, मेवाड़ के यहाँ पर शाखाओं की अगर बात करें, मेवाड़ में कितनी शाखा, कितनी शाखा थी इनकी, तो दो शाखाओं ने ध्यान रखना यहाँ पे कार्य किया। दो शाखा है वो आपको देखने को मिलेंगे, दो शाखा आपको देखने को मिलेंगी। और दो शाखा में आप कहेंगे सर एक तो रावल शाखा और एक आपकी राणा शाखा। कौन सी शाखा है? राणा शाखा। एक आपको रावल शाखा देखने को मिलती है और एक आपकी क्या है, रावण, आपकी राणा शाखा है, वो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में ध्यान देना, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई अलग अलग इतिहासकार हैं, उन्होंने अलग अलग क्या है इनको बताया कि भाई ये किसकी संतान है, ये इनका उद्भव है, ये कहाँ से आए हैं, कहाँ से नहीं आए हैं। जब अगर हम बात करते हैं कि भाई ये किसके वंशज माने जाते हैं, अगर पूछ लिया जाए कि मेवाड़ शासकों के वंशज हैं, किसके वंशज हैं, अगर पूछ लिया जाए मेवाड़ शासक हैं, मेरा मेवाड़ शासकों के संदर्भ में, के संदर्भ में किसके बारे में, वंशज के बारे में, तो ध्यान रखना तीन महत्वपूर्ण अवधारणाएं आपको देखने को मिलती हैं। जो फर्स्ट अवधारणा जो दी, पहली अवधारणा जो दी किसी ने, वो किसने दी? जनरल आपके कर्नल जेम्स टोड ने। किसने दी? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि भाई जो आपके मेवाड़ के जो आपके जो ये शासक आए हैं घुइल, ठीक है, और इनके जो वंशज हैं या किसके वंशज माने जाते हैं, इन्होंने कहा कि वल्लभी के, पहले समझ लें वल्लभी के, और ये वल्लभी कहाँ पर था? गुजरात में। कहाँ पर था? गुजरात में। वल्लभी के शासक, सॉरी, शासक शीलादित्य, शीलादित्य के वंशज बताया। ठीक है। कहने का मतलब वल्लभी के शासक है कौन? आपके शीलादित्य। उनके वंशज किसके दो, कौन बता रहे हैं? आपके पूर्णों थे, सॉरी मोहनत के आपका जनरल कर्नल जेम्स टोड। उसके बाद में सेकंड अगर अवधारणा देखें हम, तो सेकंड अवधारणा डॉक्टर हीराचंद आपका ओझा हैं जो आपके, ठीक है, या आप कह सकते हो डॉक्टर GH ओझा। ठीक है। तो दूसरे हैं डॉक्टर आपके GH गौरीचंद हीराचंद ओझा, ओझा। इनके अनुसार इन्होंने कहा है कि भाई ये क्या है, सूर्यवंशी हैं। इनके अगर गोत्र की अगर बात करें तो इन्होंने कहा कि ये क्या है, मेवाड़ के शासक, मेवाड़ शासकों को, मेवाड़ शासकों को सूर्यवंशी कहा, सूर्यवंशी वंशी कहा। ठीक है। उसके बाद में एक और आते हैं अबुल फजल, एक और आते हैं आपके अबुल फजल। अबुल फजल कहते हैं कि भाई जो मेवाड़ के जो शासक हैं वो किसकी संतान बताए? उन्होंने कहा ईरान के जो शासक हैं आपके कौन, नौशेखा आदिल, उसकी संतान इन्होंने माना है। इनके अनुसार ईरान के शासक, के शासक नौशेखा, नौशेखा आदिल की, आदिल की संतान बताया गया। ठीक है।
अब ध्यान रखना ये क्या है कि अबुल फजल वो कह रहे हैं कि भैया क्या है, ठीक है, वो किसके हैं, आपके आपके ईरान के एक शासक है नौशेखा आदिल है, उनकी संतान पर। जी.एच. ओझा है वो मेवाड़ के जो शासक हैं उनको सूर्यवंशी बता रहे हैं। वहीं पर आपके कर्नल जेम्स टोड हैं वो कहाँ आप कहेंगे कि भाई शिलादित्य के जो वंशज हैं वो बताए जा रहे हैं। अब शिलादित्य के वंशज क्यों बोला जा रहा है, तो कि भाई एक बार लिख लो फिर मैं समझा दूंगा इसके पीछे की कहानी क्या है, ठीक है। स्पनिश है, हाँ हाँ, घोड़े वाले बाबा कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, घोड़े वाला बाबा कहते हैं। पढ़ेंगे इसके बारे में जब साहित्य रचना पढ़ेंगे, उनके गुरु ज्ञान यति चंद हैं वो इनके क्या है, आपके इनके गुरु देखने को मिलेंगे, कौन कौन सी इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई। सर मैंने कोर्स लेट ज्वाइन किया तो तैयारी कैसे करूँ। मनीष देखो ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल कर आप है ना रिवीजन पे ध्यान दें और जितना समय हो सके, ठीक है। जी.एच. आपका गौरी चंद हीरा चंद ओझा। अंजू गुड मॉर्निंग। विशाल मीणा पढ़ाने पर ध्यान दो, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप, ऑर्डर दे रहे हैं क्या आप हैं। देखो इस पूनम ये तो देख आपको पूनम चंद ये तो आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा है कि भाई इसमें रटने वाले तथ्य आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कई बच्चे हैं उनको लगता है कि हम ऐसे बोल देंगे सर हमारे हिसाब से, आपको क्या लगता है आपके हिसाब से चलेंगे, कब पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, आपके हिसाब से होगा। कई बच्चे मुंह उठा के कर देते हैं, ये कर दीजिए वो कर दीजिए। अभी ध्यान देने, अभी जब हम पढ़ेंगे क्या है आपका राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में, तो एक अग्नि हवन कुंड का एक उल्लेख आता है, उसमें भाई कहा जाता है कि भाई कितने राजपूत हैं, उनकी उत्पत्ति हुई, कौन कौन से आए, कौन कौन से, काफ़ी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। तो वहाँ पर और ज़्यादा इसके अच्छे से चर्चा कर देंगे। अग्निवंशी हैं, सूर्यवंशी हैं, रघुवंशी हैं, कौन से नहीं हैं। नरेश चौहान सर मैं मेवाड़ से हूँ, बिल्कुल स्वागत है। सिसोदिया शाखा कौन सी है बताएंगे, थोड़ा सा वेट करें, सारा ही आपको कन्फ्यूज आउट हो जाएगा, अभी तो शुरुआत है, अभी तो एक बार इतना देखिए। हीराचंद गौरीचंद हीराचंद ओझा, गौरीचंद हीराचंद ओझा। हाँ बोझा नहीं है, ओझा है। हो गया। लास्ट लाइन रिपीट, लास्ट लाइन है कि अबुल फजल है ईरान के जो शासक हैं, जो नौशेखा जो आदिल हैं उनकी क्या है संतान बता रहे हैं। नीचे लाइन जो लिखी है, अबुल फजल कह रहे हैं कि ईरान के जो शासक हैं आपके नौशेखा आदिल, उसकी संतान बताया इनको। पवन सर मैंने अभी कोर्स लिया, पवन अभी लिया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखो पीछे की जो क्लासेज हैं उनको एक रिवीजन करें, बाकी क्लासेज आपकी कंटिन्यू है, तो थोड़ा सा क्या है कि आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी पेपर से पहले। कल क्लास नहीं, कल ऑनलाइन क्लास थी जेके यूट्यूब पे आपकी करंट की। आज पहली क्लास है मनीष आज जीके की, इसकी आपकी हिस्ट्री की। रोहित मीणा राम राम है। कल 8 बजे, सुबह 8 बजे से थी ना। हाँ 8 बजे से 2 बजे तक थी, पर वो सवा 1 बजे तक ली थी, 5.25 घंटे की। और आज से ध्यान रखना रोजाना शाम को 8 बजे से 1.5 घंटे की करंट की रहेगी पेपर तक आपके। हाँ करंट की, हाँ शाम को 8 बजे से करंट की क्लास रहेगी आपकी रोजाना यूट्यूब पर है, ऑफलाइन ही अभी यूट्यूब पे शुरू होगी, और उसका पीडीएफ है आपको, आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है आपका उस पर मिल जाएगा, ठीक है। हैं
लिंक कुछ नहीं है, आपको कौटिल्य क्लासेज जोधपुर वाला जो चैनल है यूट्यूब का उसको सब्सक्राइब कर लेना, उस पर अपने आप आपका नोटिफिकेशन आ जाता है। तो वो जब भी क्लास आती है तो उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। वैसे भी 8 बजे रहेगी, तो आपको मैंने वैसे भी बता दिया, तो वैसे भी देख लेना, ठीक है। हाँ, करंट अफेयर की रहेगी। है, एक बार आइए, इधर आइए, वो बाद में बात है। अब ध्यान देना, सुनिए मेरी बात। इनको शिलादित्य की संतान क्यों कहा जा रहा है, तो ध्यान दें। अगर कहा जाता है कि भाई यहाँ पर आपके जो वल्लभी हैं, वल्लभी के जो शासक हैं, एक वल्लभी के जो उधर के शासक की अगर बात करते हैं, तो आप कहें कि वल्लभी के शासक कौन बने जा रहे हैं, शिलादित्य। शिलादित्य हैं, शिलादित्य। और कहा जा रहा है कि भाई इस शिलादित्य की जो पत्नी है, इस शिलादित्य की जो पत्नी है, उस पत्नी का नाम क्या है। पत्नी का नाम की अगर बात करते हैं, पुष्पावती। कौन सी है पत्नी के नाम की अगर बात करते हैं, तो क्या है, पुष्पावती, पुष्पावती, ठीक है। और जो आपका गुहादित्य जो माना जाता है, तो इस शिलादित्य और जो ये पुष्पावती है, इन्हीं का जो पुत्र है, इन्हीं का पुत्र है, वो क्या माना जाता है आपका, गुहादित्य। क्या माना जाता है, गुहादित्य। क्यों माना जाता है, गुफा में, गुफा में इनका जन्म हुआ, गुफा में, गुफा में जन्म होने के कारण। अब इसके पीछे का इतिहास क्या है, इसके पीछे की कहानी की है, तो आप कहेंगे कि सर इससे पहले की जो कहानी की घटनाक्रम है वो क्या है। इससे पहले क्या है, एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था देवादित्य। क्या है, एक शासक थे देवादित्य। और इन देवादित्य हैं, इनकी जो पत्नी थी, आप सॉरी पुत्री जो थी, कहा जाता है वो कहीं सौभाग्य, सौभागा देवी। इस सौभागा देवी के साथ में वैसा ही कुछ घटनाक्रम हुआ जैसे कुंती के साथ में हुआ। आपको पता है कि भाई कर्ण है, आप पे देखते हैं, कर्ण की माँ का नाम क्या था, कुंती, और किसका पुत्र था, सूर्यदेव का, ठीक है। उन्होंने भी कहा कि भाई जब कहा जाता है सौभागा देवी है, इन्होंने किसकी आराधना की, सूर्यदेव की आराधना की, सूर्यदेव की आराधना की। और तब क्या है, कौन प्रकट होते हैं, सूर्यदेव प्रकट होते हैं। सूर्यदेव की कृपा से इनको क्या है, बीज मंत्र मिला, बीज मंत्र मिला प्राप्त। और कहते हैं उसी से किसकी आपके जन्म हुआ, आपका शिलादित्य। ये फिर क्या है, इनका जन्म किसका हुआ, आपका शिलादित्य का जन्म, ठीक है। और कहा जाता है कि भाई ये शासक कहाँ के, आपके वल्लभी के। और जो इनका विवाह होता है, ये आबू की राजकुमारी होती है, आपकी आबू की राजकुमारी, आबू की राजकुमारी है, वो कौन होती है, आपकी पुष्पावती। इन दोनों का क्या है, विवाह हो जाता है। अब क्या होता है कि भाई पुष्पावती है, अब आबू कहाँ पड़ता है, आपके राजस्थान में, सिरोही पड़ा पार्ट में। अब ये क्या करती है, यहाँ से आपके कहाँ से, वल्लभी से ये कहाँ आती है, आपके आबू आती है। पीछे से क्या होता है, शिलादित्य पे क्या हो गया, आक्रमण हो गया। पीछे से क्या है, जब ये आबू आ जाती है, पीछे से इनके ऊपर क्या हुआ, आक्रमण। और आक्रमण हुआ तो ये क्या हो गए, मारे गए। कौन मारे गए, आपके शिलादित्य हैं, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब इधर ही पुष्पावती वापस लौट रही होती है, कहाँ पर, वल्लभी के लिए। तो रास्ते में इसको पता लगता है कि भाई क्या हो गया, कि भाई करता धरता तो क्या, एक आसान सी भाषा में कहे कि गयो है, चल बसे। अब क्या है कि पहले प्रचलन आपको पता है सती प्रथा का हुआ करता था प्रचलन, ठीक है। पहले क्या होती थी कि महिलाएं हैं जो पति के बाद में क्या होती थी, सती। सती का मतलब है अपने आप को क्या है, उसकी चिता के साथ में क्या है, जिंदा जला लेती थी, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखना, ये प्रचलन है, ये प्रचलन स्वाभाविक की स्वयं इच्छा से नहीं होता था। बहुत कुछ महिलाएं हैं, कोई साहसी प्रवृत्ति की जो महिला है, वो शुरुआत की थी कि भाई हम क्या करें, सती प्रथा, कि हम यही नहीं रहे तो हम भी। लेकिन समाज ने उसको बाद में उसको क्या कर दिया, मान्यता क्या दे दी, उनको क्या है, परंपरा में ढाल दिया। ध्यान रखना, अब एक बात होता, मर क्यों गया, बंद क्यों कर दिया, अभी बता देते हैं, सती प्रथा, सता प्रथा शुरू कर देते हैं, फिर पता लग जाएगा क्यों बंद किया है। नहीं, सता प्रथा शुरू कर देते हैं जब इतना ही आपको दुख हो रहा है कि बंद क्यों कर दिया है। बाई चांस हो जाती तो बिठा देते हैं आपको भी है? ध्यान देना, वास्तव में ये प्रचलन क्या था, वैसा नहीं था कि भाई इच्छा से मरते थे। अब वो क्या कि कुछ महिलाएं ने ये प्रथा शुरू की, लेकिन बाद में समाज में क्या किया उस समय, आज तो फिर भी विधवाओं की स्थिति है थोड़ी सी बहुत सम्मानजनक हो गई है। पहले विधवाओं की स्थिति बहुत दयनीय हुआ करती थी। अगर वो हो जाती तो एक परिवार है जिस भी घर में रहती उसको एक बोझ के रूप में माना जाता था।
उसके दर्शन नहीं किए जाते थे सुबह पहले। अब एक बात होता, कोई मर गया तो उसमें उसकी गलती है। अब कहते हैं सुबह पहले एक तो सफेद वस्त्र पहनो। अब ये कहाँ लिखा कि विधवा है तो भाई दूसरे रंग के नहीं पहन सकते। अब तो फिर भी चेंज हो गया है ये प्रचलन, कम से कम ये निकले, क्योंकि लोग कहते हैं कि दर्शन कर लिए तो हमारा दिन खराब हो जाए। तो 12-1 बजे तक तो घर से बाहर नहीं निकले। उसके बाद में कोई भी धार्मिक या कोई मांगलिक कार्य होते थे, शादी ब्याह वगैरह जो
समारोह, उसमें उसको शामिल नहीं किया जाता था। ऊपर से विभिन्न प्रकार के अत्याचार है, सुनना उड़ना और पड़ता था। अब इसलिए क्या कर दिया, कुछ महिला तो ये सोच के ही क्या कर देती थी, बोले कि ऐसी जीवन से ठीक है कि सती हो जाए। लेकिन हर कोई महिला थोड़ी है, आपको भी, आप में भी दो प्रकार के, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, कई लोग होते हैं इंजेक्शन लगवा लेते हैं, हाँ कोई नहीं, और कईयों को ऐसे तबाड़े मारते हैं कि ना इंजेक्शन क्या लगवा ले हैं। तो सब कोई एक जैसा थोड़ी होता है, भय सब में कोई डेढ़ प्रवृत्ति का होता है, कोई भय की प्रवृत्ति का होता है। अब ये प्रवृत्ति चल पड़ी, अब कुछ महिलाएं थी जो साहसी प्रवृत्ति की हो गई, उसके बाद में कुछ महिला है वो नहीं भी भाई, वो कहती है जैसे जैसे सुन लेंगे ताने वाने, बोले ऐसे कौन मरेगा जलकर। लेकिन क्या कर दिया फिर बाद में प्रचलन ये हो गया, घर वाले भी देखते हैं कि इसकी जिंदगी भर इसकी शक्ल देखनी पड़ेगी, भुगतना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, उसको महिलाओं को भांग धतूरा वगैरह इस प्रकार से उसको क्या है खिलाते पिलाते उसको पहले नशे की हालत में लाया जाता है उसको पूरी तरह। तो आपने देखा हो सती होने से पहले वो बाल बिखरे होती है, ऐसे ऐसे पागलों जैसी हरकतें, आपने कोई वीडियो कहीं मूवी वगैरह में कोई बनाया हुआ देखा हो तो ठीक है, क्योंकि उसको खुद को होश नहीं होता था, उसको इतना भांग धतूरा इस प्रकार से उसको खिला दिया जाता, पिला दिया जाता, उसको नशे में क्या कर दिया जाता था। ठीक है, फिर उसको जैसे तैसे उसको जाके बिठा देते थे, और जो चिता होती थी उसके पास भी कई लोग खड़े होते थे बड़े बड़े लठ लेकर। अब वो क्यों भी कुछ जिंदा आदमी चलेगा बाहर निकलने की कोशिश करेगा, अब वो जैसे ही निकलने का प्रयास करे उसको लठों से वहीं दबा दिया जाता था। ठीक है, अब वो देख लो किस प्रकार की आपकी एक परंपरा है, जिसको आप कहते थे कि भाई एक परंपरा एक रीति के रूप में आप माने थे। वो तो भला हो भाई विलियम बेंटिंग का। ठीक है, ब्रिटिश सरकार आई, कुछ काम बहुत अच्छे करके गई है वास्तव में, कोई सुधार है सामाजिक सुधार में भी, शिक्षा का प्रचलन ले लो आप, सती प्रथा है, विधवा पुनर्विवाह है, वो भी किसकी देन है, विधवा पुनर्विवाह भी इस ब्रिटिश सरकार की देन है। ठीक है, अब बोले सती प्रथा जब आपकी बंद की गई तो ये कहा कि भाई सती प्रथा क्यों हो रही है, उसके पीछे के कारण जानो। बोलो सती प्रथा इसलिए हो रही है कि घर पे बोझ मानी जा रही है। तो बोलो बोझ मानी जा रही है तो बहुत से ऐसे भी लोग हैं आप जैसे जिनकी शादी वादी नहीं हो रही, हो गई बेचारे वैसे ही परेशान है, तो क्यों ना कि भाई उनकी शादी उनसे कर दी जाए। कोई नहीं भाई मेरे को ही मान लो बस। तो क्यों ना भाई ऐसा कोई काम किया जाए कि भाई दोनों का भला हो जाए, उसका भी भला हो जाए और इसका भी भला। पर बोला कि जब लोगों के बीच में ये विधवा पुनर्विवाह की जो प्रथा चली प्रचलन में आ जाएगी तो स्त्री जो विधवा हो जाएगी वो बोझ नहीं मानी जाएगी। फिर कहीं ना कहीं ये होगा चलो ठीक है विधवा होगी, कोई और कोई लड़का देख कर उसी के साथ में इसकी क्या कर देंगे शादी वादी कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से क्या है कि जो विधवा पुनर्विवाह है उसका कॉन्सेप्ट है, तब जाके आज आप जी रहे हो बहुत अच्छे समाज में जी रहे हो। आपको जन्म दे दी जाए उस समाज में, क्या पता तब के मरे हुए कोई पुनर्जन्म लेके बैठे हो कुछ तो जो पीड़ित हो उस समय के तो उसी लिए क्या है कि फिर ये पुष्पावती को जब ये पता लगती है खबर, तो पुष्पावती क्या कहती है कि भाई अब जाने से कोई मतलब नहीं है वहां पर, अब क्या कर लेना चाहिए, सती हो जाना चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि भाई ये पुष्पावती जब ये सती होने की तैयारी करती है, फिर कहा जाता है ये पुष्पावती किसकी तैयारी करती है, सती होने की तैयारी करती है, सती होने की क्या करती है तैयारी करती है। अब सती होने की तैयारी करती है तो एक महिला उधर से गुजर रही होती है जिसका नाम क्या है कमलावती। एक जब ये सती होने की तैयारी है तो एक उधर से किसी महिला का गुजरना होता है, वो महिला का नाम क्या है कमलावती। कौन महिला है, कमलावती। और कमलावती जब इसको जाकर पूछती है तो ये पूरी कहानी बताती है। लेकिन ध्यान रखना सती होने में इस समय भी एक प्रचलन था कि अगर गर्भावस्था में कोई महिला तो उसको सती नहीं होने दिया जाता। और इस समय ये क्या है पुष्पावती है गर्भावस्था में थी, तो इन्होंने कहा कि भाई आप गर्भावस्था में तो आप सती नहीं हो सकते, ये क्या है आपके जो जो भी नियम है उनके क्या है खिलाफ है। तो कहा जाता है कि भाई ये पुष्पावती है जब पुत्र को जन्म देती है तब तक क्या होती है कमलावती के साथ में रहती है, और एक गुफा में क्या है किसको जन्म दिया, आपके गुहादित्य को इन्होंने जन्म दिया। और गुहादित्य को जन्म देकर ये खुद क्या हो गई सती, प्रण की पक्की थी, बोला कि मन नहीं बदला हमारे इतने सालों में, मरेंगे तो मरेंगे है? ठीक है, आज जो मतलब जितने भी महीने हैं तो तू बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है तो कहने का मतलब है ये पुत्र को जन्म देने के बाद में खुद क्या हो गई सती हो गई। और फिर इसका जो लालन पालन है वो कौन करती है, कमलावती। ये पुत्र किसको संभला जाती है, कमलावती को, कि भाई आप इसको रखो संभलो और मैं क्या होती हूँ सती होती हूँ। उसके बाद में कहा जाता है कि भाई जो गुहादित्य हैं वो आते हैं। अब गुहादित्य क्या है, अब इस क्षेत्र विशेष के जो कमलावती है ये क्या है ब्राह्मण परिवार से होती है, लेकिन वो क्षेत्र विशेष है वो किसका होता है, आपका क्षेत्र विशेष किसका होता है, भीलों का होता है। अब ये क्या है गुहादित्य इन भीलों के साथ में रहना शुरू कर देते हैं। अब जो भीलों के बीच में के उंदरी गांव का जो आपका भील क्षेत्र पड़ता है उंदरी गांव में, वहां पर अब वहां पर ये रहा करता था, तो इसके जो भी रहन सहन आपका था तो उनको लगा कि भाई इसमें क्या है नेतृत्व की प्रवृत्ति आपको देखने को मिलती है। तो उन्होंने क्या किया, उंदरी गांव के जो लोग हैं वहाँ के जो सरदार थे उन्होंने क्या किया, भील सरदारों ने इनका क्या किया राज तिलक किया। क्या किया, राज तिलक। और वहाँ पर राज तिलक करके इनको कहा कि आप क्या करो, एक तरह से क्या है आप शासक के रूप में आप रहो यहाँ पर, ठीक है, जो भी भाई जनता है उनका भाई जो भी आपकी समस्याएं हैं उनका निदान करने, और एक तरह से मतलब एक नेतृत्व का गुण इन्हें प्रदान कर दिया 566 ईस्वी में। ठीक है, 566 ईस्वी में क्या कर दिया इसको, एक शासक के रूप में इन्होंने क्या उंदरी गांव के। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि गुहादित्य का जो राज तिलक है वो किसके द्वारा क्या, उंदरी गांव के भीलों के द्वारा किया गया। और उसके बाद से ये प्रचलन है जितने भी मेवाड़ में जो शासक बनते हैं वो भीलों के द्वारा क्या उसका राज तिलक किया जाता है अपना अंगूठा काट कर। ठीक है, हाँ अब तो है पर तब का बता रहा हूँ। ठीक है,
एक मिनट रुक जाइए, आगे चर्चा करेंगे। फिर क्या हुआ कि भाई इसी में क्या है, फिर इसका वंशज चल पड़ा आपका, किसका, इसी का, आपका गुहादित्य का। अब गुहादित्य कहते हैं कि भाई इसी गुहादित्य की जो 8वीं संतान है वो नागादित्य हुई। कौन सी हुई? नागादित्य। सभी का याद नहीं करना आपको, नागादित्य है। अब नागादित्य है वो थोड़े उदंड किस्म के इंसान थे, जो भीलों के साथ में क्या करते थे, दुर्व्यवहार किया करते थे। अब भील बोले कि हमने तो ही भाई शासक बनाया, इसका अंगूठा अंगूठा काटा, रक्त बहा, ठीक है, और हमारे साथ ही। तो कहा जाता है कि भाई भीलों के द्वारा इसका क्या कर दी, नागादित्य की हत्या कर दी गई। अब नागादित्य की हत्या हो गई तो नागादित्य का पुत्र होता है 3 साल का, जिसका नाम क्या है, कालभोज। क्या होता है? कालभोज। और यही वो कालभोज हैं जो बाद में वास्तविक रूप से आपके मेवाड़ वंश के जो संस्थापक हैं उसके रूप में क्या है, 734 ईस्वी में यही कालभोज है जो मान मौर्य को हराएंगे। और मान मौर्य को हराकर ये क्या करेंगे, यहाँ पर चित्तौड़ में क्या है, आधिपत्य स्थापित करेंगे। ठीक है, तो ये इसका घटनाक्रम है। तो ये कोई नहीं पूछेगा कि भाई कौन आई, कौन सती हुई, क्यों सती हुई, ऐसा आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे हमने कहा कि भाई आपको, जैसे अबुल फजल ने तो कहा नौरशेखा आदिल की संतान, वहीं पर जो कर्नल जेम्स टोड वो कहते हैं क्या है, आपके शिलादित्य हैं उसके वंशज। तो ये शिलादित्य है, ये वल्लभी के शासक थे, पत्नी का नाम क्या था, पुष्पावती। इन्हीं दोनों का जो पुत्र है जो प्राप्त हुआ था वो क्या था, आपका गुहादित्य। ठीक है, गुहादित्य का लालन पालन किसने किया, कमलावती ने। और इसी गुहादित्य का जो आपका राज्याभिषेक है, तिलक है, वो किसके द्वारा, उंदरी गांव के भीलों के द्वारा किया गया। इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है, उसी को हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर, इसमें तो कुछ लिखने की बात है नहीं, फिर भी किसी को ये नोट करना है तो आप घर पे कर सकते हैं, जो मैं पॉइंटों में इसको लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसी में लिखे, उसमें लिखे देवादित्य, देवादित्य की पुत्री, की पुत्री सौभागा देवी, सौभागा देवी का पुत्र शीलादित्य, शीलादित्य। ठीक है, उसी में लिखेंगे आगे शीलादित्य का विवाह, शीलादित्य का विवाह, विवाह आबू की, आबू की राजकुमारी पुष्पावती से। ठीक है, और इधर आप लिखेंगे शीलादित्य और इधर पुष्पावती। ठीक है, इन्हीं में दोनों में कर लेंगे, इनका पुत्र, इनका पुत्र कौन हुआ, गुहादित्य, गुहादित्य। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखने गुफा में, गुफा में जन्म लेने के कारण, लेने के कारण। ठीक है, फिर आप हेडिंग डालेना गुहादित्य, हेडिंग डालेना गुहादित्य, गुहादित्य। और इसी में लिखेंगे पहला पॉइंट लिखेंगे, माता पिता तो मैंने लिख दी, ये तो क्या है, पिता है, ये माता है, मैं यही लिख दे रहा हूँ, आगे नीचे लिखने की जरूरत है कि इनके पिता कौन है, माता कौन है। इनके लिखना लालन पालन, लालन पालन कमलावती द्वारा, कमलावती द्वारा किया गया। उसी में आगे लिखें 2 नंबर, उंदरी गांव के, उंदरी गांव के भीलों द्वारा या भील सरदार द्वारा, भील सरदार द्वारा, द्वारा इनका राज तिलक किया गया है, इनका राज तिलक किया गया, राज तिलक किया गया। राज तिलक किया गया। ठीक है, कब किया गया, कब पूछा जाए तो आप कहेंगे 566 ईस्वी में, 566 ईस्वी में, 566 ईस्वी में। इसको कैसे नोट करें अभी बताया ना पूनम चंद, ये नोट करना है, उसको नोट नहीं करना। राजेश लाइन टू लाइन लिखा है, वो समझाया है वहां पर आपको। सर जी क्लास में मैसेज की, मैसेज की रिंग का वॉल्यूम आ रहा है। मैसेज कल भी कह रहे थे कैसे क्लास में उधर ऑनलाइन वालों को मैसेज की आवाज़ आती है, टुलक टुलक टुलक, यहाँ से खुला इसकी जाती है कैसे है। हाँ बता रहे हैं,
हाँ अच्छा, वो कल भी बच्चे कह रहे थे कि सर बहुत टुड़क टुड़क की आवाज़ है। सेम ही होगा ऐप सिंह, आपको जिसमें जो दिखाई दे रहा है वही आपका वहीं पे वो आपको दिखाई देगा, सारा कोई अलग से नहीं होगा। राजस्थान जी के चेंज थोड़ी होती है, चेंज कुछ नहीं होगा। हो गया। बार बार आती है, टुड़क की आवाज़ आती है। हो गया। अब ध्यान रखना, उंदरी की अगर बात करते हैं तो उदयपुर में पड़े। उंदरी गांव है, ये कहाँ का है? उदयपुर का, ध्यान रखना। ठीक है, और आप इसमें कहेंगे, नोट डाल के लिख लेंगे, गुहादित्य को ही, गुहादित्य को ही गुहिल वंश का, गुहिल वंश का, गुहिल वंश का संस्थापक, गुहिल वंश का संस्थापक माना जाता है। अगर पूछा जाए कि गुहिल वंश के संस्थापक, वास्तविक संस्थापक की तो बप्पा रावल की बात करेंगे, या आप कहेंगे सर काल भोज की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर संस्थापक की अगर बात करेंगे तो कौन होंगे आपके 566 ईस्वी में? कौन है आपके? गुहादित्य। करंट की क्लास राहुल, एक तो कल मैराथन क्लास हुई थी आपकी, वो आ गई है। आज से 8 बजे से दिल्ली आपकी है। 175 थे तो पहले चला गया 150 पे, मेरे को लग रहा है। ठीक, हाँ। तो आज से 8 बजे रोजाना रहेगी क्लास पेपर तक आपकी, और 8 बजे शाम को कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन रोजाना अपन दिल्ली देख के चलेंगे, ठीक है। शाम को 8 बजे, हाँ 1.5 घंटे के आसपास, 1.5-2 घंटे के आसपास है। आएंगे, क्वेश्चन क्यों नहीं आएंगे? करंट अफेयर आजकल तो राजस्थान में अभी पेपर है, इसमें तो चलो 4th ग्रेड में तो उन्होंने कह दिया 10 क्वेश्चन, बाकी पटवार वाला सेकंड शिफ्ट में तो नहीं है। बाकी पेपर, कई पेपर तो ऐसे होते हैं करंट अफेयर के 25-25 क्वेश्चन होते हैं, 25-25 क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं। क्या चीज़? 5? नहीं, 5 फिक्स है तो उसको तो फिक्स ही होते हैं। जैसे अभी आपके 4th ग्रेड में है, उसमें 10 लिखा तो 10 हैं। लेकिन कई एग्जाम है ना जिसमें सिर्फ ये लिख देते हैं कि करंट अफेयर भी आएगा, वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको 25-25 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर को भी देखने को मिलते हैं। अभी रेलवे का कोई पता नहीं कौन सा पेपर हुआ था, उसमें आपके 28 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। पीपीटी आ जाएगी, पीपीटी है, ठीक है। पीपीटी है, पीपीटी में आपको डाल दिया जाएगा। पीपीटी है वो ग्रुप में है ना, टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पे मिल जाएगी आपको। हाँ हो गया। क्या? किसके? करंट अफेयर अपने पालने पड़ता है। देखो, एक क्या चीज़ें होती हैं कि मेरे को क्या चाहिए, तो समय पर्याप्त चाहिए, ठीक है। एक थोड़ा सा अब पढ़ाने का जो है कि अब कई बच्चे हैं वो कह देते, जैसे मैंने 4th ग्रेड में वहाँ पे वो चलाई, उसमें क्वेश्चन में जो राजस्थान के क्वेश्चन सॉल्यूशन के वहाँ पर, अब वहाँ पे 1 घंटे में 65 क्वेश्चन करवाना, अब उसमें डिस्क्रिप्शन थोड़ी होता है। उसमें तो आपको कहेंगे भाई एक आध चीज़ जो बता दी, फिर आगे चलो आंसर बता दिया, पेपर सॉल्यूशन की वो। अब वहाँ पे बच्चे कहते हैं कि बोले कि पता नहीं कुछ आता है नहीं आता, ठीक है। हाँ, अब विस्तार से वहाँ पे 65 क्वेश्चन अगर करवाने लगे विस्तार से, तो 65 क्वेश्चन करवाने के लिए 4 घंटे चाहिए मेरे को। अब वहाँ पे क्या है, अब क्या है कि एक तो सबसे बड़ी जो कमी मेरे पास होती है समय की। समय अगर हो, सर करंट अफेयर के क्वेश्चन नोट में कैसे लिखें? करंट अफेयर के प्रवीण यादव, आपको पीपीटी मिल जाएगी, वो पीडीएफ मिल जाएगा उसका चैनल में, ठीक है। चलिए आगे। अब ध्यान रखना, अब गुहादित्य की अगर हम बात करते हैं, ध्यान से समझे, गुहादित्य की अगर हम बात करते हैं, गुहादित्य है, गुहादित्य की अगर हम बात करते हैं तो गुहादित्य है, इसके जो 8वें वंशज होंगे, आप कहेंगे सर इसके 8वें वंशज, इसके 8वें वंशज हैं, वो 8वें वंशज का नाम क्या है? नागादित्य, नागादित्य, ठीक है। अब इस नागादित्य ने क्या किया, इन्होंने
भीलों के साथ, भीलों के साथ दुर्व्यवहार किया, किया, जिसे जिसे भीलों द्वारा, भीलों द्वारा इनकी हत्या कर, इनकी हत्या कर इनके पुत्र को, इनके पुत्र बप्पा को, बप्पा को शासक बनाया गया। एक बार आप लिखो, बताएंगे बनाया गया। ये बप्पा रावल वो है, बप्पा है, रावल शाखा है जो आप देखेंगे तो वहीं पर। प्लीज़ थोड़ा जल्दी करें, ठीक है। टेलीग्राम कौटिल्य क्लासेज के नाम से ही मिलेगा। देखो यहाँ समस्या है, ठीक है। अभी आगे चले थोड़ा सा। अब ध्यान देना, अब यहाँ पर क्या है, बप्पा रावल की अगर बात करते हैं, बप्पा रावल, बप्पा रावल, या हम बात करें कालभोज, बप्पा रावल, या हम कहें किसकी, कालभोज की अगर बात करते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, बप्पा रावल जब इसको शासक बनाया गया, जब इनकी मात्र उम्र कितनी थी, 3 वर्ष की, ठीक है। अब इसी में लिखेंगे कि भाई बप्पा रावल हैं, शासक बने, उसी में आप लिखें इन्हें, इन्हें मेवाड़ के या आप कहें गोहिलों के, गोहिलों का वास्तविक संस्थापक, संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। क्यों माना जाता है, क्योंकि क्योंकि इनके द्वारा 734 ईस्वी में चित्तौड़ के मानमोरी को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया गया, चित्तौड़ पर अधिकार किया गया, ठीक है। और वहीं पर आप लिखेंगे इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु की अगर बात करें, इनके गुरु की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे कौन है, हारित ऋषि, हारित ऋषि, ठीक है। और इन्हीं के आशीर्वाद से इन्हें मेवाड़ का शासन प्राप्त हुआ, मेवाड़ का शासन है वो प्राप्त हुआ, मेवाड़ का शासन है वो प्राप्त हुआ। तो मेरे को सीट ग्रहण करवा के मानेगा। हाँ, एक ही है, बताएंगे आपको। रणकपुर प्रशस्ति है वो कहती है कि ये आपके अलग अलग बताती है, कहती है दोनों हैं अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन वास्तव में इन दोनों को क्या है, एक माना जाता है। हाँ, मानमोरी को। हो गया।
करंट अफेयर की क्लास ऐप पर नहीं, यूट्यूब पे होगी। पंकज कुमार यूट्यूब पे होगी। हाँ, ईस्वी है, ईसा पूर्व नहीं है। ये ईस्वी है, ध्यान रखना। ये भी अगर बात करते हैं, ये ईस्वी है, ध्यान रखना, ईसा पूर्व नहीं है। है क्या? हाँ, पूछा गया है कौन सी, ये इस पर बाकी मैं बता दूंगा डेट कौन कौन सी याद रखनी है। 566 वाला क्वेश्चन जितना नहीं पूछा गया है, ये तिथि पूछी गई है कि बप्पा रावल के द्वारा चित्तौड़ पर अधिकार कब किया गया, ये तिथि पूछी गई है। तो 734 आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। सरजीत, आठवां आपने किसको, बप्पा रावल को। देखो सातवां नहीं है वो, आठवें वंशज में आपका नागादित्य का ही नाम मत, एक बार फिर भी मैं क्रॉस चेक कर लूंगा, ठीक है। हाँ, तो जरूरी थोड़ी सारे 100 200 साल जिएंगे, 30 साल भी जीने वाले हैं कोई। अब जैसे अब वो नागादित्य है, नागादित्य को सल्टा दिया ना 15 कितने साल में, 27 28 साल में है। हैं, चलिए आगे। उसी में ध्यान देना। अब हमने कहा जो हारित ऋषि हैं, देखो आपके क्या हैं, हारित ऋषि हैं, वो किसकी पूजा करते थे, कहते हैं ये जो उपासक थे आपके, उपासक हैं, वो किसके थे, एकलिंग जी के। एकलिंग जी के, एकलिंग जी के मतलब यानी शिव जी के, शिव जी के। अब कहा जाता है कि भाई इनके प्रिय भक्त कौन हुआ करते थे, मतलब आपके शिष्य कौन है आपके बप्पा। वैसे तो नाम क्या है, कालभोज नाम हुआ करता था। अगर इनके जो शिष्य है वो क्या है आपके, कालभोज। इनके जो शिष्य हमने कहा क्या है, कालभोज, ध्यान से देखना, कालभोज। और इन्हें जो बप्पा की उपाधि है, कहा जाता है कि इन्हें इन्हें जो बप्पा की उपाधि है, बप्पा की उपाधि उपाधि हारित ऋषि ने दी थी, हारित ऋषि ने दी, ठीक है। अब किवंदतिया क्या कहती है, किवंदतिया कहती है कि भाई एकलिंग जी के भक्त कैसे, कि भाई ये क्या है, आगे कालभोज है, ये क्या है, गायें चराया करते थे, किसकी, गायें चराते थे किसकी, आपके हारित ऋषि की, क्या चराते थे, गायें चराते थे। अब इसमें ये होता था कि भाई जब ये गाय चर के आती थी तो भाई एक गाय स्पेशल ऐसी होती थी जो कहते हैं कि भाई हमेशा आती आती तो उसका दूध नहीं होता था, मतलब धोने बैठते थे तो दूध ऐसा लगता था कि पहले किसी ने दूध धो लिया उसका, ठीक है। तो ये फिर काफ़ी समय तक ऐसा होता रहा। तो भाई फिर एक दिन कहते हैं कि भाई ये किसको छोड़ना पड़ता था, इसको, बप्पा रावल को, क्या कि भाई दूध कहाँ गया, तो उसको खुद कुछ नहीं समझ आता था। तो एक दिन क्या है कि वो पता करते हैं, तो पता लगता है कि ये गाय एक पर्टिकुलर स्थान पे खड़ी होती है जाकर, और उनके थनों से दूध है अपने आप निकलता रहता है। तब ये घटना हुई, तो उसके बाद में पता लगा कि वहाँ पर क्या था, एक शिवलिंग था। और वहीं पर फिर क्या है आपका एकलिंग जी है उनके, आपका है ये देखने को मिलेगा। कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी जो मंदिर है उसका निर्माण भी किसके द्वारा, बप्पा रावल के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। उसी में कहते हैं जब हारित ऋषि हैं, जब वो कहते हैं कि जाते जाते जब इनकी उम्र होती है, जब ये, तो ये कहते हैं कि जाते जाते मैं क्या करूँ, बप्पा रावल के लिए, कालभोज के लिए कुछ करके जाऊँ। अब ये चाहते थे कि बप्पा रावल को अमर बना जाऊँ मैं, क्या बना जाऊँ, अमर बना जाऊँ, कभी मरे नहीं। जो किवंदतियाँ हैं वो कहती हैं, अपना क्या नहीं पता कि भाई अपन वहाँ थे नहीं, वहाँ पर देखने वाले। तो कहते हैं कि भाई हारित ऋषि के द्वारा शिव जी की क्या है उपासना की जाती है, और काफ़ी लंबे समय तक। और जब ये इनको जो मोक्ष की प्राप्ति होने वाली होती है, तो कहते हैं ये हवा में उड़ के वैसे स्वर्गलोक के लिए जा रहे थे, मतलब। अब ये जाते जाते चाह रहे थे कि भाई जब वो समय आ गया उनका जाने का, तो बप्पा रावल है वो कहते हैं कि गाय चराने गए हुए थे, जब वो चाहते थे कि जाते जाते क्या करूँ, इनको अमर बना दूँ। ये आवाज़ देते हैं कि बप्पा आते हैं, तो वो हवा में उड़ चुके होते हैं। अब वो कहते हैं कि ऊपर से कहते हैं कि वो कहते हैं कि बप्पा रावल का अपना मुंह खोल। तो भाई वो कहते हैं कि वो उन्होंने थूका, और थूका तो वो उनके पैरों पे जा गिरा, पैरों पे जा गिरा तो उनको वहाँ का राजपाट मिल गए। और कहते हैं कि अगर वो थूक उनके मुंह में गिर जाता तो वो क्या हो जाते, अमर हो जाते हैं। अब ये कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो अपने को नहीं पता, पर कहने का मतलब है कि वो हारित ऋषि चाहते थे कि जाते जाते क्या कर दिया जाए, अमर बना दिया जाए किसको, बप्पा रावल को। लेकिन कहते हैं वो थूक उन्होंने जो थूका था वो उनके पैरों पे जाकर गिरा, तो उनको फिर क्या है, चित्तौड़ की जो धरा है, जो राजपाट है, वो जाके उसको प्राप्त हुआ। इसलिए कहा जाता है कि भाई बप्पा रावल है, उनके आशीर्वाद से इनको क्या मिला, मेवाड़ का गद्दी है वो प्राप्त हुई, ठीक है। एक तो ये है। अब ध्यान देना, दूसरी बात है, जब कालभोज है, जब इन्होंने क्या है कि मेवाड़ पर अधिकार किया, मेवाड़ यानी चित्तौड़ पर अधिकार किया, कालभोज ने, कालभोज ने चित्तौड़ पर अधिकार किया, चित्तौड़ पर अधिकार किया, तो राजधानी किसको बनाया, तो राजधानी राजधानी किसको बनाया, नागदा को, नागदा को बनाया। और ये नागदा कहाँ पड़ती है आपकी, उदयपुर में। कहाँ पड़ती है, उदयपुर में है, नहीं उदयपुर है,
शांत रहे थोड़ा सा। और आपको पता है यही नागदा में एक मंदिर है, यहीं पर एक मंदिर है, यहीं पर जो मंदिर है वो क्या है आपका सहस्त्र बाहु मंदिर। सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु मंदिर। और ये ध्यान रखना है क्या है, विष्णु का मंदिर है। किसका है, विष्णु जी का। और इसी मंदिर का अन्य नाम है सास बहु मंदिर। सास बहु मंदिर। ध्यान रखना, कहा जाता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की न तो कोई सास है ना कोई बहू है, पर क्या है कि पहले इस सहस्त्र बाहु का उच्चारण करने में दिक्कत हुआ ग्रामीण वासियों को, तो सहस्त्र बाहु तो नहीं बोला गया, सास बहु धीरे धीरे क्या है उच्चारण आने लगे, और उसके बाद में इसी सहस्त्र बाहु मंदिर का नाम क्या करने लगे आप, सास बहु करने लगे। ठीक है? क्या मूर्ति नहीं है, शिव जी का मंदिर है ये, सॉरी आपका विष्णु जी का। हाँ, सहस्त्र बाहु किसको कहा जाता है, विष्णु जी को। ठीक है, और वहीं पर आप लिख लेना बप्पा रावल द्वारा, उसी में मैं इधर लिख रहा हूँ, आप नीचे लिखना नोट डाल के, बप्पा रावल द्वारा कैलाशपुरी कैलाशपुरी उदयपुर का निर्माण करवाया। एक लिंग जी मंदिर है उसका निर्माण करवाया। 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक चलेगी ओम प्रकाश नगर। सर लिख नहीं पाए, पीछे वाला नहीं लिख पाएगा महेंद्र। पीछे वाला बचा है, किसका बचा था क्लास में, बचा है किसी का बाहर, पीछे वाला बचा था किसी का है? हाँ हाँ, आज क्लास कितने बजे तक रहेगी? 12:30, 12 बजे तक। मैं देख लेता हूँ क्या शेड्यूल है। 9 से 12, तो आपने 10 से आए हैं तो 9 से 1 होगी ना, फिर 10 से 1 होगी क्या? अच्छा, आज 1 घंटे जल्दी आए हो हैं? सास बहु अन्य मंदिर, सास बहु मंदिर अन्य मंदिर। हो गया? टॉपर के नंबर बता दो, किस आज कोई पेपर हुआ था क्या? रिजल्ट आ गया है? गलत आया? किसका है सबसे ज़्यादा? पहले पे कौन है? दोबारा चेक होगी आंसर शीट, उसमें सही से सेट नहीं हुआ था। जल्दी लिखो थोड़ा सा। अब ध्यान देना, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का श्रेय है वो किसे दिया जाता है? तो इसी को दिया जाता है बप्पा रावल को। किसको दिया जाता है? बप्पा रावल को। और इसी में ध्यान रखना, बप्पा रावल की उपाधियों के बारे में भी, हिंदू सूरज किसे कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है। चकवे की उपाधि किसे दी गई है? इन्हीं को दी गई है। राजगुरु है उसकी उपाधि भी किन्हें दी गई है? इन्हीं को दी गई है। और ध्यान रखना, एक आपके इतिहासकार होते हैं सीवी वैद्य।
सीवी वैद्य इनकी जो तुलना करते हैं वो किससे करते हैं, आपके मार्टिन से करते हैं, मार्टिन से। जो फ्रांसीसी एक सेना नायक होते हैं उनसे क्या करते हैं, इनकी तुलना करते हैं। उनको भी लिख लेते हैं। और उसके बाद में शासक कौन बनेंगे, अल्लट या आलू है वो बनेंगे। हाँ हाँ, हो गया, पीछे हो गया सभी का। चलो आगे। अभी उसमें लिखो, मेवाड़ में सर्वप्रथम सर्वप्रथम सोने के सिक्के बप्पा रावल ने चलाए, बप्पा रावल ने चलाए। किसने चलाए, बप्पा रावल ने चलाए। सबसे पहले सोने के सिक्के हैं, बप्पा रावल ने चलाए। ठीक है, कितने, 115 गेंद के थे, ध्यान रखना 115 गेंद के सिक्के थे। कोई 115 नहीं पूछेगा पर ये ध्यान रखें। ठीक है, बप्पा रावल की उपाधियां, बप्पा की उपाधि, उपाधि की अगर बात करें कि कौन कौन सी इनके द्वारा उपाधि ली गई, तो आप कहेंगे इनके द्वारा सर एक तो कौन सी, हिंदू सूरज की, हिंदू सूरज, एक चकवे की, चकवे की, और एक इनके द्वारा ली गई राजगुरु। ठीक है, उसके बाद में अगर पूछा जाए कि भाई नोट डाल के इनके द्वारा एक नगर बसाया गया, नगर बसाया, और ये नगर कौन सा बसाया था, रावलपिंडी का नाम सुना है, रावलपिंडी कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में जाके रावलपिंडी किस कौन बसा के आया था, यही बप्पा रावल थे आपके। ठीक है, और वहीं पर अगर पूछा जाए आपसे कि नोट डाल के लिखना, सीवी वैद्य, सीवी वैद्य ने बप्पा की तुलना तुलना चार्ल्स मार्टेल, चार्ल्स मार्टेल से की है। और ये चार्ल्स मार्टेल कौन थे, फ्रांसीसी गवर्नर थे कोई। चार्ल्स मार्टेल है, ये कोई नहीं पूछेगा फ्रांसीसी गवर्नर थे कौन थे, बस ये पूछेंगे कि भाई इसकी तुलना है, किसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है और किसने की है, सीवी वैद्य ने की है। और किसकी, बप्पा की तुलना की है, किसने की है, बप्पा की, वैद्य, वैद्य, सीवी वैद्य के द्वारा। हिंदू सूरज, चकवे, राजगुरु, 3 उपाधियां हैं। हाँ, एक नोट डाल के आप लिख लेना, उसी में नोट डाल के लिखें, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, प्रशस्ति में बप्पा को, बप्पा को, बप्पा को विप्रवंशीय, विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया, विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया। उसी में आप कहेंगे रणकपुर प्रशस्ति, प्रशस्ति में बप्पा और कालभोज को, कालभोज को, कालभोज को अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग व्यक्ति बताया। इन्होंने कहा कि भाई बप्पा रावल और कालभोज की जिनकी बात करते हो, ये एक व्यक्ति नहीं थे बल्कि 2 व्यक्ति अलग अलग थे। ठीक है, चार्ल्स मार्टेल फ्रांसीसी गवर्नर था, फ्रांस का ही गवर्नर था, उनकी तुलना इनसे की गई है इनकी। हाँ,
इंद्रराज बप्पा रावल की उपाधियाँ पढ़िए, मतलब क्या पढ़ना है उसमें? पढ़ी रखा है, आगे लिखा हुआ है, क्या पढ़ना है उसमें? हैं? बस मात्रात्मक त्रुटि देखो, चकवय आ जाता है लास्ट में कहीं, बस उसको देख रहा होगा। यहाँ पर कहीं कहीं ये लिखा होता है चकवय। एक तो क्या लिखा है, हिंदू सूरज लिखा है, ठीक है। एक आपका क्या लिखा है, चकवे लिखा है, और एक आपका है राजगुरु लिखा है। अब इस वाले पार्ट में क्या है कि कईयों का इतिहास का कीड़ा जगता है, कईयों का वो पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद में वही है ना कि इधर का उधर चले जाता है। बप्पा का कुंभा में चला गया, कुंभा का सांगा में चला गया, सांगा का वहाँ पर। फिर वो ज्ञाता बीच बीच में मैसेज करते हैं, कमेंट्स करेंगे, बोले ये देखिए, वो करिए, ये कीजिए, वो कीजिए, हैं? फिर उनको फिर बाद में पता लगता है अच्छा ये तो बात, जो बात बोली थी वो तो गलत पड़ गई है। शांति से पढ़ लीजिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कोई डाटा गलत लिखा है तो क्लास में लिखवाने के बाद मैं भी जाके क्रॉस चेक करता हूँ, भाई कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लिखवा दी कोई। तो कभी गलत लिखा जाता है तो दूसरे दिन आके बताया भी जाता है कि भाई कल ऐसा कुछ लिखा था, उसमें चेंज करना। तो इतने ज्ञाता बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, अगर आपको आ रहा है तो, चीज़ें हैं तो आ रहा है तो आप आराम से उसका रिविज़न कीजिए। क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि भाई आप क्या है कि पढ़ते रहते हैं, ठीक है, तो आपको नई नई चीज़ें पता होती हैं, ये है। फिर वहाँ पे फिर क्या है कि जब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होता, जब तक चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं, इधर का उधर चली जाती हैं, उधर की उधर आ जाती हैं। फिर पढ़ते पढ़ते आपकी चीज़ें सांगा का कुंभा में याद आ रहा है, कुंभा का सांगा में चला जाएगा। फिर आप कहोगे सर ऐसी उपाधि तो हमने वहाँ पर भी देखी थी, ये तो हमने वहाँ पर भी देखा था, तो आपको लगता है कि भाई उसकी उपाधि इधर लिखा दी। हो गया। आगे चलिए, इसके बाद में जो आपके शासक आते हैं वो अल्लट आएंगे। अल्लट की अगर बात करते हैं कि भाई अल्लट की, तो इनके द्वारा जो एक नई राजधानी जो बनाई जाती है वो कौन सी बनाई जाती है? आपके आहड़ को। ध्यान रखना, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नागदा है, नागदा से राजधानी कहाँ पर गई? आहड़ से। अब क्या होता है कि भाई आहड़ है, आहड़ से फिर आप कहेंगे सर अलग उदयपुर जाएगी, कभी चित्तौड़गढ़ जाएगी, तो ये आपकी राजधानियाँ चेंज होती रहती हैं। तो अगर बात करें कि भाई आपके बप्पा रावल हैं, बप्पा रावल के जो शासक बाद में आते हैं वो कौन आएंगे? आपके अल्लट या आलू आएंगे। कौन आएंगे? अल्लट, अल्लट, या इसी को आलू भी बोल देते हैं, खाने वाला आलू नहीं है, ध्यान रखना, रावल। आलू रावल है ये, आलू दम आलू नहीं है आपका, ठीक है। हाँ, बप्पा रावल के बाद में, ठीक है। अब देखो इनकी अगर बात करते हैं तो एक बार समझ लें, फिर लिख लेना। इनके द्वारा क्या है, राजधानी परिवर्तन किया जाता है। राजधानी है वो परिवर्तन किया गया, और राजधानी परिवर्तन है ये कहाँ पर? आहड़ लेके आए। आयड़ भी बोल देते हैं या आहड़ भी बोल देते हैं, ठीक है। इनके द्वारा जो राजधानी है उसको परिवर्तन किया गया। उसके बाद में एक जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सबसे पहले नौकरशाही का विकास है वो किसने किया? ध्यान रखना, अगर मेवाड़ में अगर पूछा जाए कि मेवाड़ में, पहले समझ लें, मेवाड़ में सर्वप्रथम सर्वप्रथम नौकरशाही का विकास, नौकरशाही का जो विकास है, विकास किया गया। अब नौकरशाही का विकास की अगर बात करें तो बात आता है कि नौकरशाही होता क्या है? नौकरशाही होता क्या है? आप भी जो तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं? नौकरशाही की। आप भी तो जाकर दामाद थोड़ी बनेंगे, नौकरी बनोगे जाके किसी का है? दामाद तो किसी और को बनोगे, सरकार के थोड़ी बनोगे, हैं? सरकार कौन सी? आप तुम्हें भाई बोला कि भाई एक नौकरी पाओ, एक बीवी फ्री पर ले जाओ, हैं? तो कहने का मतलब है कि भाई आप भी किसकी तैयारी में शामिल होने के लिए कर रहे हैं? नौकरशाही। अब नौकरशाही का मतलब ये है कि भाई अब अल्लट ने क्या किया कि कुछ व्यवस्थाओं को अपनाया। व्यवस्थाओं को कहा कि भाई ये सेनापति होंगे, ये आपके जैसे अक्ष पटलाधीश नामक एक शब्द आता है जिसको एक अधिकार दे दिया गया। अब यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी तो एक नौकरशाही का पैटर्न देखने को मिलता है। सबसे पहले डायरेक्टर है भाई, वो तय करेंगे कौन क्या करेगा। अब इनकी भी जैसे ड्यूटी दे रखी है आपको, कितने बजे आपको यहाँ पे सफाई वाले को अलग रखा है कि भाई सफाई वाले का काम है कि भाई क्लास इतने बजे बंद होगी, उसके बाद में सफाई करना है। यहाँ पे ऑपरेटर है, उनका काम है कि भाई इतने बजे क्लास चलेगी तो प्रॉपर ढंग से, ठीक है। टीचर का काम है भाई इतने बजे क्लास होगी तो इस हिसाब से ये चलना है। पेपर टाइप करने वाले का टाइम है कि भाई इतनी तारीख को पेपर होगा तो ये टाइप करना है। पेपर लेने वाले का अलग है, चेक करने वाला। तो ये सारा का सारा एक सिस्टम नौकरशाही। पहले क्या जो इनका चल रहा था, कोई स्थायी सेना भी इनको पास में नहीं देखने को मिलती थी। अगर नौकरशाही के बाद में ही आपको स्थायी सेना है, स्थायी सेना का विकास आपको देखने को मिलेगा।
पहले क्या होती थी, कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। पहले क्या होते थे, सब सेना में कौन शामिल होते थे, किसान शामिल होते थे। जब युद्ध की स्थिति होती थी तो वो हथियार लेके युद्ध में चले जाते थे। अब जब युद्ध खत्म हो जाता था तो क्या है कि भाई वो अपने क्या खेती बाड़ी। आज बारिश क्या कहेगी, आज भाग कर मानेगी है। कल से, कल तो मैं भी डूबते डूबते बच गया। ठीक है, तो रोड पे ऐसे कम निकला करो भाई। आजकल ये क्या है कि रोडों पे इतना काम चल रहा होता है, कंस्ट्रक्शन का पता ही नहीं लगता। कल क्या है कि उधर से आ रहे थे तो पानी भरा था, रात का 8:30-9 बजे सिस्टर के वहाँ से निकले थे खाना वाना खा के। तो रोड पे आए तो वहाँ पे एक रेल रोड का काम चल रहा, वहाँ जेसीबी ने कोई गड्ढा कर रखा था। अब यहाँ पे पानी भरा हुआ है, आगे सड़क दिख रही है, इधर सड़क दिख रही है, बीच में थोड़ा सा पानी दिख रहा है। अब ये लगा कि भाई इधर भीड़ है, इधर से निकाल के ऐसे निकल लेते हैं। और वो गड्ढा था वो कम से कम मेरी यहाँ तक का, और उसमें पूरी बाइक गई ऐसे। वो तो कल मेरे को खुद को नहीं पता वो बाइक निकली कैसे। अभी सोचता हूँ तो मेरा एक पैर तो बाइक की ऐसे ऊपर था, दूसरा पैर ऐसे था, और बाइक ऐसे थी, ये हालत थी। अब वो बाइक की रेस पूरी हो रखी थी और वो चिल्ला रही थी भाई, और वो तो अच्छी बात है वो बंद नहीं हुई उसमें। और वो निकली कैसे वो तो मेरे को खुद को नहीं पता, लोग भी देख रहे थे ये निकल कैसे गया। ठीक है, तो इसलिए भाई बारिश वारिश में कोई भरोसा नहीं है। ऊपर से क्या है, यहाँ पे सीवेज की लाइन बहुत ज़्यादा है। अब उसके ऊपर ढक्कन लगा होता है सीवेज के ऊपर। अब काफ़ी बार क्या है, ओवरफ्लो हो जाता है, ये ढक्कन बह जाता है और ये गड्ढा खाली। और आप धूम मचा ले, बारिश में मजे लेते, कूदते, छपक छपक करते जाते हैं, और कभी छपका आकर इसके बराबर में आ गया। डलोगे यहाँ, निकलोगे कहीं और ही। और बीच में रास्ते में विभिन्न प्रकार के आपको पकवान भी मिल जाएंगे। हाँ? तो बारिश के मौसम में भाई घर रहा करो, नहाने वहाने का प्लान बने तो छत पे चले जाया करो, रोड पे मत निकलना। अब ध्यान देना, स्थायी नौकरशाही का मतलब क्या है कि जब जो शुरुआत है वो कहाँ पर देखने को मिलेगी, इन्हीं के समय में। उसके बाद में इनसे जो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है अल्लड़ से, वो पूछा जाता है कि भाई इसके पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम पूछा जाता है। इनकी पत्नी का नाम क्या है, हरिया देवी। क्या नाम है, हरिया देवी। और ध्यान रखना, हरिया देवी है ये एक हूण राजकुमारी होती है। ये क्या है, एक हूण राजकुमारी। इसी के ब्रैकेट में आप लिखें, यह है एक, यह एक एक हूण राजकुमारी थी। क्या थी, हूण राजकुमारी। हूण राजकुमारी थी, मतलब एक वंश था, हूण वंश। हूणों का आक्रमण हुआ था। देखो, हूणों का आक्रमण है ये होता है कब, आपका कुमारगुप्त के समय में होता है। आपके गुप्त वंश पढ़ेंगे वहाँ पर। ठीक है, विदेशी जाति थी जो आक्रमण करने के लिए आई थी, और उसी में हूणों की एक राजकुमारी थी, वो क्या है, हरिया देवी। उससे विवाह किसका हुआ, अल्लट का। और यह राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। अंतर्राष्ट्रीय विवाह मतलब किसी देश से बाहर किसी कोई लड़की को ब्याह के लेके आया था। ठीक है, तो कहा जाता है कि भाई जो राजस्थान की अगर बात करें तो आप नोट डाल के लिखेंगे, यह है संभवतः, नोट डाल के, यह है संभवतः, संभवतः राजस्थान का, यह है संभवतः राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। राजस्थान का संभवतः प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। उसके बाद में ध्यान रखना, इनके द्वारा एक मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। आप कहेंगे इनके द्वारा, इनके द्वारा वराह मंदिर, वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस इसमें इतना ही लिखना। एक तो नौकरशाही की जो शुरुआत की है वो किसके द्वारा, अल्लट के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद में आप कहेंगे सर नौकरशाही के बाद में हरिया देवी से इनका विवाह हुआ था, जो हूण राजकुमारी, संभवतः प्रथम राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। और बड़ा मंदिर का इनके द्वारा क्या किया गया, निर्माण करवाया गया। ठीक है, एक बार समझा दिया, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं सर, आपसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, राकेश बैरवा। हाँ ठीक है, बिल्कुल। ओम प्रकाश एक बार समझा दीजिए वापस, किसको समझाना है, ओम प्रकाश आप बता दीजिए। सर मेरे नाम भी अशोक रेवल है सर। अच्छा रावल है, ठीक है, आपका नाम भी अशोक रावल है, ठीक है, ठीक है सर। आपके लिए शाम के 8 बजे खतरनाक है, क्यों भाई खतरनाक क्यों है, 8 बजे निकल, अच्छा 8 बजे निकलना, अच्छा इसलिए बोल रहे हैं। बिहार से चला जाता शादी करने के लिए, इतना दूर क्यों गया। इस सर इसने, सर इनसे पहले पहला इंटरनेशनल मैरिज की है। इससे पहले तो आपके चंद्रगुप्त के समय में मिल जाएगा ना विवाह, जो सेल्यूकस निकेटर है उसकी उसकी लड़की से जो शादी करके लेके आते हैं भारत में। तो ये राजस्थान की बात हो रही है। अच्छा रावण है, रावण तो वो तो भाई रावण है भाई, उसकी पत्नी का नाम मंदोदरी, क्या नाम था, मंदोदरी। वो आपके कहाँ की थी, यही थी आपके, मंडोर है जो आपका जोधपुर का, ससुराल यही था आपके राजस्थान में है। वो कुछ ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हो गया। हम्म, हाँ है,
बड़ा मंदिर लिखवा दे रहे हैं, बड़ा मंदिर उदयपुर में आहड़ में आपको देखने को मिलेगा। आहड़ उदयपुर लिख लेना उसके ब्रैकेट में। हो गया। हरित ऋषि को समझा दें, ठीक है, हरित ऋषि को समझा देंगे, ठीक है। इसमें आहड़ कर लेना, आहड़ उदयपुर में है ना, ये आहड़ उदयपुर में है ये मंदिर। गर्मी में कोई नहीं, हो गया। उसमें लिखा है, इसके बाद में एक शासक आते हैं आपके शक्ति सिंह, ठीक है। उसमें ध्यान रखना, आगे लिखो शक्ति सिंह, शक्ति सिंह। अब ध्यान देना, शक्ति सिंह की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, आपके मेवाड़ के शासक हैं, मेवाड़ शासक, मेवाड़ शासक, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब हम राजस्थान की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर राजस्थान हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अब ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट आपका क्या है, उदय चित्तौड़गढ़ है। यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर क्या है, चित्तौड़गढ़। और नीचे की तरफ आप कहेंगे सर ये क्षेत्र है, ये मालवा का क्षेत्र है, ये नीचे क्या है, मालवा। नीचे का जो आपका इधर तो गुजरात का, इधर बड़ा मालवा कर लीजिए, ये इधर आप कहेंगे सर मालवा है, जो मालवा का पठार है, मालवा, इधर का क्षेत्र गुजरात। अब कहा जाता है कि मालवा पे जो अधिकार है परमार शासकों का था। अब मालवा पर यहाँ पर जो शासन था, परमार शासक, शासकों का शासन, इसी मालवा पर क्या है, परमार शासकों का शासन था। और इसी में एक शासक थे आपके परमार मुंज, इसी में एक शासक है, मालवा के शासक है मुंज परमार, मुंज परमार। और इसी शक्ति सिंह यहाँ के शासक कौन है आपके, शक्ति सिंह, यहाँ के शासक कौन है आपके, शक्ति सिंह। अब कहा जाता है ये मुंज परमार ने किसको पराजित किया, शक्ति सिंह को, किसको पराजित किया, शक्ति सिंह को। और चित्तौड़ पर अधिकार किसका हो गया, परमारों का। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर चित्तौड़ पर अब अधिकार किसका हो गया, चित्तौड़ पर अब अधिकार यहाँ पर अधिकार किसका हो गया, अधिकार किसका हो गया, परमारों का, ठीक है। और कहा जाता है इसी परमार शाखा का एक शासक आता है, कौन सा, परमार भोज, ठीक है। यहीं पर इसी शाखा का, इसी परमारों का एक शासक आता है, परमार भोज। और उसने क्या है, चित्तौड़ में एक मंदिर का निर्माण करवाया, वो क्या है, त्रिभुवन नारायण मंदिर। तो काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर है, किन शासकों के द्वारा करवाया गया। और देखो ना क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आसान सा क्वेश्चन है। और इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, देखो पूछ लिया, चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर है, इसका निर्माण है किसने किया। पहला ऑप्शन गोहिलों ने, ठीक है। बी ऑप्शन दे देगा चौहानों ने, सी ऑप्शन दे देगा परमारों ने, डी ऑप्शन दे देगा सिसोदिया, या आप कह देंगे कि भाई हाड़ा ने, हाड़ा। हमारा नारायण मंदिर की अगर बात करते हैं, शासन इनका था, लेकिन कुछ समय के लिए यहाँ पर क्या था, परमारों का। तो यहाँ पर जो इसका निर्माण कौन करवाएंगे, परमार शासक। और उसमें भी कौन, आपके परमार भोज हैं, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया जाएगा, ठीक है। तो उसी में आप लिखेंगे आगे, वो तो डायग्राम है, समझने के लिए लिखने वाला जो काम है मैं लिख देता हूँ। उसमें लिखेंगे मेवाड़ शासक कौन है, उसमें लिखेंगे इनके समय मालवा शासक मुंज ने आक्रमण कर चित्तौड़ पर अधिकार किया, ठीक है। उसमें आप लिखेंगे इन्हीं, या उसमें नोट डाल के लिख देंगे, चित्तौड़ में
त्रिभुवन, त्रिभुवन नारायण मंदिर, नारायण मंदिर का निर्माण परमार भोज द्वारा, परमार भोज द्वारा करवाया गया, करवाया गया। परमार भोज है, परमार भोज ने यहाँ पर क्या करवाया है? हाँ शांति। कब से कब तक इसको या तो कुंभा का कार्यकाल पूछेगा, या सांगा का पूछेगा, या प्रताप का पूछेगा। इसके अलावा कोई शासक का कोई ऐसा कोई पूछा कि कार्यकाल ये भाई कब ये शासक बना और कभी चला गया है? कितने सारे शासक है, किस किस का क्या याद रखेंगे कब से कब? मेरे तो याद खुद को नहीं है, है? आपको लगता है कि कितने शासकों का कार्यकाल याद कर लेंगे आपके भाई ये आपसे चला था, आपसे चला था? क्यों फालतू के डाटाओं में फंसे पड़े हो? जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उन पर ज़्यादा फोकस करो। तो जो ऐसी चीज़ है, अगर बाई चांस अगर क्वेश्चन पूछ भी लिया कि भाई शक्ति सिंह कब से कब आया, और ईमानदारी से है कि भाई अगर लाख बच्चे बैठे हैं तो लाख में कोई 10 बच्चे ऐसे होंगे जिनको याद होगा, तो वो अपवाद है, वो भी किसी ने कोई ताज़ा ताज़ा कोई देख के गया होगा, है? नहीं तो ऐसे डाटा है, ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे हाथ जोड़ के निकल लेना है, ठीक है? कितने याद करेंगे? ऐसे कुछ क्वेश्चन है कि जिनका मतलब ही नहीं होता कोई। अब इतने सारे राजवंश हैं आपके, मेवाड़ पढ़ोगे, मारवाड़ पढ़ोगे, कछुआ वंश को पढ़ोगे, किस किस के शासक का क्या देखोगे, कौन कब आया कब नहीं आया, कब उसका शासन हुआ, कब राज्य अभिषेक हुआ। हो गया टाइम, कहाँ हो गया राम सिंह? कितने बजे तक क्लास? सर कुछ बोल के गए थे क्या है? हाँ? थोड़ा सा एक 10 मिनट और पढ़ लीजिए, आगे 5 मिनट चल रहे हैं। 10 मिनट और, 10 मिनट एक शासक और कर लेते हैं प्रोफेसर, ठीक है? चले चले पर अब ध्यान देना, अगला शासक रण सिंह। अब शांत शांत हो जाइए, एक ये लिख लीजिए, उसके बाद में छोड़ देंगे, मत इतना परेशान होइए, ठीक है? हाँ शक्ति सिंह के बाद में है रण सिंह है, ठीक है? ठीक है। सिलेबस का आपको नहीं पता, मेरे ऊपर सिलेबस करवाने का जितना प्रेशर है, अबे क्या समझाना करवाना और करना, ठीक है? अबे ऐसा नहीं है कि भाई आपको इतना ज़्यादा पूछते भी नहीं जितना ज़्यादा आप लिख रहे हैं, ठीक है? ये तो मैं ये देख रहा हूँ कि भाई कोई ऐसा पेपर में कुछ ऐसा आ नहीं जाए कि बच्चों को रह जाए। नहीं तो कई बच्चे कहते हैं कि सर ये भी नहीं लिखाया, ये भी नहीं लिखाया, ऐसे तो फिर भाई आपको पूरा 1 साल का समय लेके फिर आओ, फिर अच्छे से पढ़ाएं, फिर आपको एक एक चीज़ें। अब बच्चे चाहते हैं कि भाई 1 महीने में सिलेबस भी हो जाए और सारा कुछ लिखवा भी दे, हमें पढ़ा भी दे, कुछ छूटे भी नहीं। और ईमानदारी से मैं बताऊँ आपको, 1 महीना मेवाड़ वंश पढ़ने के लिए कम से कम 1 महीना चाहिए। हकीकत है, वास्तविकता है। पूरा मेवाड़ वंश ढंग से पढ़ें, समझें और उस हिसाब से चले तो 1 महीना चाहिए। और यहाँ पर 1 महीना आपके पास टोटल है, जिसमें आपको कल्चर का पार्ट भी करना है और हिस्ट्री का पार्ट भी करना है। अब क्या बताओ, क्या तो पढ़ाए टीचर, क्या करें? फिर कुछ महानुभाव में कमेंट्स भी कर देते हैं ये अपने आप को विद्वान समझकर। अब समझ नहीं आता क्या तो उनको जवाब दे, फिर लास्ट में ये होता है कि छोड़ो जो भी है। तो हाँ हाँ, पॉलिटी आई। पूछा जाता है कि किस शासक के समय में जो आपकी गुहिल वंश है वो 2 शाखाओं में बढ़ गया। फिर आप कहेंगे सर इन्हीं के शासक में, इन्हीं के शासन काल में, इन्हीं के शासन काल में गुहिल वंश 2 शाखाओं में, 2 शाखाओं में विभाजित। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शासक के समय में जो गुहिल वंश है 2 शाखाओं में बटा, एक तो आपकी रावल शाखा, दूसरी आपकी कौन सी राणा शाखा, कौन सी? आप कहेंगे सर इनके समय में, इनके जो पुत्र हैं, ध्यान रखना, इनके 2 पुत्र होते हैं, इनके 2 पुत्र होते हैं, 2 पुत्र थे। इन 2 पुत्र की एक की बात करते हैं तो एक तरफ तो क्या था आपके छेम सिंह, और दूसरे पुत्र का नाम होता है राहब। दूसरे पुत्र का इनका नाम क्या होता है? राहब। एक पुत्र का नाम छेम सिंह, दूसरे पुत्र का नाम राहब। का अरे ये तो हम उनका देख रहे हैं, मैन का ये गुहिल शासक ही है। अरे ऐसे परमानेंट, ऐसे तो फिर परमानेंट कभी वो हटेंगे नहीं वो। ध्यान देना, इन पे ज्यादातर वो हैं शासक हैं जिन पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? इनका जो घटनाक्रम है ऐसा नहीं समझ लेना काफी में कि भाई इसका बाप था, ये इसका बेटा हो गया, इसका बेटा हो गया। बीच के हैं जो काम के नहीं है, जो आपके, उनको हटाएंगे हम, ठीक है? तो ये नहीं है, ध्यान रखना। तो इसमें ध्यान रखना, इनके जो रणसिंह हैं, इनके क्या है आपको क्या है? 2 बेटे हैं, एक का नाम है छेम सिंह और एक का नाम है राहब, ठीक है? और छेम सिंह के द्वारा आपकी रावल शाखा है, रावल शाखा जो पहले से चली आ रही है, रावल शाखा, उसी को आगे कौन बढ़ाते हैं? आपके छेम सिंह। राहत है वो राणा शाखा, क्या ये क्या आपकी किसका स्थापना? राणा शाखा। राणा शाखा के संस्थापक अगर बात करें तो कौन है आपके? राहब। कौन बनेंगे? आपके राहब। और यहाँ पर जो रावल शाखा, ये तो क्या करेंगे? मेवाड़ पर शासन करेंगे। मेवाड़ पर शासन किसका रहेगा? आपका इसे छेम सिंह का शासक बनेंगे। यानी शासक कौन बने? मेवाड़ के शासक कौन बनते हैं आपके? ठीक है, कौन बनेंगे आपके? छेम सिंह बनेंगे। और वो है आपके राणा शाखा, वो ठिकानेदार बनेंगे सिसोदिया के इनके। वो सिसोदिया है, वहाँ के क्या बनेंगे? ठिकानेदार। ये कहाँ बनेंगे? सिसोदिया के ठिकानेदार। सिसोदिया के ठिकानेदार है, वो बनेंगे, ठिकानेदार बनेंगे, बने, ठीक है? उसके बाद में पहले आपकी क्या है? आपकी रावल शाखा चलेगी। उसके बाद में आपको पता है आक्रमण होगा किसका? खिलजी वगैरह का आक्रमण होगा। उसके बाद में वापस आधिपत्य करने के बाद में जो राणा शाखा है वो क्या है? अस्तित्व में आएगी। क्या? राहब, राहब। ठीक है, लिखवा देंगे।
1 बजे तक पढ़ा दो सर फिर, ठीक है, और भी पढ़ो सर, ठीक है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी आसान है याद होना। हिस्ट्री में क्या है कि थोड़ा सा क्या है कि जहाँ जहाँ आपको कहानियाँ लगती है ना, हिस्ट्री देखो बच्चों को कहते हैं कि कहानियाँ लगती है तो आसान सी लगती है, लेकिन हिस्ट्री में जहाँ जहाँ कहानी है ना वो अच्छी लगती है आपको। बाकी का जो कचरा है ना वो फिर वो माथा खाता है वो भी आपको। इसमें भी बच्चों को कौन सी प्राचीन भारत के जो इतिहास है ना, जो प्राचीन राजस्थान का इतिहास है वो अच्छा लगता है। आधुनिक में चले जाओ और प्रजामंडल आंदोलन में इसके संस्थापक कौन थे, इसका कौन था, ये कौन सा, ये अखबार किसका था, ये किसका था, ये किसका था, माथा घूमने लग जाता। चलिए, कल तो पेपर नहीं है ना इनका, कल तो 3 घंटे की रहेगी ना, है।